मुख्य सचिव महोदय, माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री हेमंत राव जी, प्रोफेसर राधाकृष्ण धीमन, निदेशक संजय गांधी इंस्टीट्यूट लखनऊ, आप सभी को इस आमंत्रण के लिए साधुवाद और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस सभागार में मुझे बुलाकर और आमंत्रित किया। और मैंने देखा कि कार्य क्षमता वृद्धि व्याख्यान, ये उपयुक्त शब्द लगा कि सभी जो कर्मचारी हैं यहाँ पे, सभी जो कार्यरत लोग हैं, उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो तो स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण अंग है। यदि हम उसको ठीक रख सकें तो हमारी कार्य करने की क्षमता निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो विषय और विषय के साथ जो उद्देश्य है दोनों परिपूर्ण हैं। आज का विषय जो लिया है हमने वो है मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप। दोनों केवल भारत में ही नहीं परंतु पूरे विश्व में महामारी की तरह है और दुर्भाग्य यह है कि इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यानी यदि आप देखें कि आज से करीब 20 साल पहले या 25 साल पहले डायबिटीज़ बड़े कम लोगों को होती थी। लोग अक्सर ये समझते थे कि ये रईसों का बीमारी है, अमीरों का बीमारी है और केवल कुछ ही लोग इससे पीड़ित होते थे। कुछ ही शायद उस समय डॉक्टर भी होते थे जो इलाज करते थे। ऐसे ही ब्लड प्रेशर, वो भी शायद बहुत कम लोगों में होता था, परंतु वक्त के साथ साथ बढ़ते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ, बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ और बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ, जितनी उम्र बढ़ेगी उतनी ही बीमारियां निश्चित रूप से बढ़ेंगी, क्योंकि मृत्यु की तरफ ले जाने के लिए कोई ना कोई बीमारी अवश्य चाहिए। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ को हम किनको अधिक संभावना है, डायबिटीज़ को हम कैसे रोक सकते हैं, क्या इसको रोका भी जा सकता है कि नहीं सकता, और इस समय जो सबसे मुख्य प्रश्न जो प्रज्वलित हो रहा है कि डायबिटीज़ को रिवर्सल भी हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। आप लोग पहचानते होंगे इनको, सोनम कपूर बहुत अच्छी लग रही हैं, परंतु टाइप 2 डायबिटीज़, क्योंकि बच्चों में या बड़ों में जो एडोलिसेंट्स में यूजुअली जो डायबिटीज़ हम कहते हैं कि बहुत बड़े लोगों में, अधेड़ अवस्था के लोगों में, 50 साल की उम्र के बाद के लोगों में होती है, परंतु इनको 20 वर्ष की उम्र में डायबिटीज़ हुआ और परिणाम ये था कि इनको इंसुलिन लगाना पड़ा कुछ दिनों के लिए और बाद में ये गोलियों पर आ सकी। यानी इस जो एडोलिसेंट डायबिटीज़ है, जो बहुत ही जल्दी उम्र में डायबिटीज़ है, जो निरंतर रूप से बढ़ रही है और उसका एक कारण कोविड-19 भी है कि कोविड के दरमियान काफ़ी बच्चे जो देखे गए जिनका वज़न बहुत बढ़ा, तो कोविड में एक्टिविटी कम हो गया और वैसे भी लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा बदलाव आया है कि लोग अधिकांश और सारे समय या तो कंप्यूटर या लैपटॉप या व्हाट्सएप पे लगे होते हैं, तो उसकी वजह से वज़न बढ़ा और वज़न बढ़ने की वजह से काफ़ी लोगों को डायबिटीज़ हुआ है और कोविड के बाद डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या लगभग 1.5 से 2 गुना बढ़ी है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि यदि आपकी दैनिक जीवनचर्या यदि शिथिल हो जाती है तो आपको डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा होती है। हमारे माननीय गृह मंत्री, और आप देखें इनको भी डायबिटीज़ है, इंसुलिन भी लगाते हैं, परंतु आप ये देखें इनसे ये भी सबक मिलता है कि डायबिटीज़ आपकी उन्नति में, आपकी प्रगति में बाधक नहीं, ये साधक हो सकती है। और मिथिलेश जी हमारे सामने बैठे हैं जो चंडीगढ़ में हमें हमेशा कई बार दिखाने आते थे और देखिए एमएलए बने, एमपी बने और लड़ रहे हैं अभी तक। तो ये जो जोश है कि ये सोचे कि डायबिटीज़ हो गया है और अब तो बीमारियां ही बीमारियां हो गई हैं, ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ भी, अरे इसको यदि हम वरदान की तरह लें, बजाय श्राप की तरह के वरदान की तरह लें, तो ये भी आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में साधक हो सकती है। ये खिलाड़ी देखिए आप, वसीम अकरम, आप सभी पहचानते होंगे और अभी कल ही इनका एक किताब रिलीज हुआ है सुल्तान, आपने सुना होगा इनके बारे में। और बड़े चुनिंदा और बड़े उम्दा खिलाड़ी रहे और फ़िलहाल रिटायर्ड पर अच्छा जीवन ज़िंदगी जी रहे हैं। और नसीरुद्दीन शाह, इनको भी देखा होगा, इनको भी टाइप 2 डायबिटीज़ है। अरे आप ये कहें कि अधिकांश सेलिब्रिटीज़ को डायबिटीज़ है तो या हम कहेंगे कि सेलिब्रिटीज़ बनने के लिए डायबिटीज़ होना ज़रूरी है। मधुमेह रोग एक नाम अनेक। मधुमेह हिंदी में और संस्कृत भाषा में प्राचीन नाम है। कुछ लोग शुगर रोग के नाम से कहते हैं, कुछ लोग चीनी रोग के नाम से भी कहते हैं,
पंजाब में हमारे कई लोग इसको चीनी रोग भी बोलते हैं, परंतु इसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। और डायबिटीज़ दो शब्दों से बना है। डायबिटीज़ मेलाइटस इसका पूरा नाम है। मेलाइटस मानी हनी यानी शहद, और डायबिटीज़ मानी साइफन यानी पेशाब में और चीनी यदि बराबर निकलती रहे तो उसको, इसलिए इसका नाम डायबिटीज़ मेलाइटस वैज्ञानिक रूप से पड़ा। और ये नहीं कि मधुमेह अभी पिछले 20 साल 25 साल में ये बीमारी आया है। मधुमेह कितना पुराना रोग है, तो मिस्र देश में यानी इजिप्ट में सबसे पहले 1500 वर्ष पूर्व, और एक साइप्रस नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका नामकरण दिया। तो उन्होंने कहा कि 1500 साल पहले उन्होंने डायबिटीज़ के बारे में बात करना शुरू किया। भारत का भी योगदान, हमारे जो एक सर्जन थे सुश्रुत, उन्होंने सबसे पहले ये महसूस किया और देखा मरीजों में कि डायबिटीज़ के मरीज़ के पेशाब पर चींटियाँ इकट्ठी होती है। आप लोगों में से भी जो कुछ मरीज़ होंगे डायबिटीज़ के, या कई बार हम बच्चों के पेशाब में जब उनको डायबिटीज़ होती है तो चींटियाँ पेशाब पर आ जाती हैं। तो घर वाले या माँ जो हैं या घर में जो वृद्ध लोग हैं वो समझते हैं कि बच्चे को या बड़े आदमी को डायबिटीज़ हो गया है। और दूसरा सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन जो सुश्रुत ने भी किया करीब 2500 वर्ष पहले, कि जिनको मोटापा है, मैदा रोग वाली मोटापा, जिनको मोटापा है और ख़ास तौर से जिनको पेट वाला मोटापा है, ऐसे लोगों को डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ समृद्धि का निशानी है, तो समृद्धि का नहीं है बल्कि बीमारी का निशानी है। तो ये बात भी कि मोटापा और पेट वाला जो मोटापा है ये आपको डायबिटीज़ कर सकता है, ये सुश्रुत ने आज से करीब 2500 वर्ष पहले उस समय के जो मरीज़ देखे होंगे उससे ये ऑब्जर्वेशन किया। 1921 का वर्ष डायबिटीज़ के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस वर्ष इंसुलिन की खोज हुई और दो वैज्ञानिक थे, बेंटिंग एंड बेस्ट, जिनका फोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और उस खोज से, क्योंकि इंसुलिन की खोज के बाद ही जो टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चे हैं जिनको इंसुलिन प्राणदायक औषधि है, वो उनकी उम्र बढ़ी, अदरवाइज अन्यथा वो बच्चे सब लोग मर जाया करते थे। और आज के युग में जब टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ भी बहुत लंबे समय जी रहे हैं, उनको भी इंसुलिन की आवश्यकता होती है। तो इंसुलिन की खोज ने दुनिया में हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों को उम्र प्रदान की। इसीलिए जो बेंटिंग और बेस्ट है उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला, और उसी इंसुलिन की खोज की वजह से आज हम में से कई लोग यहाँ पर हैं। 1970 का वर्ष भी और सबसे महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि अग्नाशय प्रत्यारोपण यानी पैंक्रियास ट्रांसप्लांट शुरू हुआ। और हिंदुस्तान में पीजीआई ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर लगातार पैंक्रियास और किडनी ट्रांसप्लांट दोनों साथ साथ होते हैं। और पूरे हिंदुस्तान में या कुछ प्राइवेट सेक्टर में, पर गवर्नमेंट सेक्टर्स में यदि देखा जाए तो केवल पीजीआई है। तो हमारे इंस्टीट्यूट में जब मैंने पीजीआई पिछले वर्ष छोड़ा, उस समय करीब 45 लोगों को पैंक्रियाज और किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ, और उसमें से करीब 75% लोगों को सफल रहा। तो ये जो खोज भी है जो डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकती है, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण खोज रही। ये सुश्रुत का चित्र है, आप देख सकते हैं कि ये एक स्क्रिप्चर से लिया गया है, और उसके अंदर सुश्रुत उस समय देखिए आप, इतने मरीज उस समय भी मरीज होते थे, और उसमें सुश्रुत ने ये दो बातें जो मैंने बताई आपको कि पेशाब पर चींटियों का आकर्षण और मैदा रोग, ये सुश्रुत की उस समय की ऑब्जर्वेशन, ये सुश्रुत की खोज रही। ये दो वैज्ञानिक बेंटिंग और बेस्ट। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि बेंटिंग जो है वो कोई फिजिशियन या कोई मेडिसिन वाले डॉक्टर नहीं थे, बल्कि ऑर्थोपेडिशियन थे, हड्डी वाले डॉक्टर थे। और पहले वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनको कोई जॉब उस समय नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, तो उन्होंने खोज किया। तो टोरंटो में एक जगह है ओटावा के अंदर उन्होंने उस खोज को किया। और ये जिस डॉग पे एक्सपेरिमेंट किए गए उसका नाम भी मार्जोरी था। वो कुत्ता भी वास्तव में, श्वान जो है वो भी अमर हो गया, क्योंकि सारे एक्सपेरिमेंट्स, और ऐसा कहते हैं कि बेंटिंग ने उस तरह के सपने देखे कि किस तरह से वो एक्सपेरिमेंट करे, और उन्होंने इंसुलिन को खोज निकाला। उससे पहले इंसुलिन के बारे में नहीं पता था कि कौन सा हार्मोन ग्लूकोज को नियंत्रित करता है और कौन से हार्मोन से आप डायबिटीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। अब देखिए कि डायबिटीज़ कितनी हो गई है। हम हमेशा कहते हैं कि डायबिटीज़, देखिए आपकी पूरी दुनिया में इस समय करीब 41 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है, जो कि 2040 में करीब 64 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ हो जाएगी। और हिंदुस्तान में यदि देखा जाए तो यदि हम बढ़ें, लोग हमेशा कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, पर ये जो डूबियस डिस्टिंक्शन है ये हम नहीं चाहते।
तो हकीकत में चाइना इज़ द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। चाइना में इस समय करीब 12 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है, जबकि हिंदुस्तान में इस समय करीब 8 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है। तो ईश्वर करे कि चाइना हमारे ऊपर ही रहे तो बहुत अच्छी बात है। ये उस समय के लिए। अब 2030 में क्या स्थिति होगी? भारत अभी भी ऊंचाई पे है, परंतु अब चाइना ऊंचाई पे है। तो इंडिया करीब 2030 में, अब में से करीब ये 8 करोड़ का डेटा यदि देखा जाए तो 8 करोड़ तो अभी अब हो ही चुके हैं, तो कम से कम ये 10 करोड़ के आसपास 2030 तक पहुंच जाएगा। चाइना आबादी होने के बावजूद भी, हमसे ज़्यादा आबादी होने के बावजूद भी नंबर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है हम दोनों देशों में। तो पॉसिबली चाइनीज़ लोगों का लाइफस्टाइल थोड़ा बेहतर है, इसकी वजह से वो डायबिटीज़ को रोक पाए हैं। पुरुषों और महिलाओं में पहले ये माना जाता था कि पुरुषों में डायबिटीज़ की ज़्यादा पुरुषों में होता है बजाय महिलाओं के, परंतु एक बार मेनोपॉज होने के बाद भी महिलाओं में भी डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए पुरुषों में और महिलाओं में डायबिटीज़ होने की संभावना लगभग बराबर है। ये हमारा एक स्टडी में इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में, और हमने बताया कि दुनिया में डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड चाइना है, तो हिंदुस्तान में डायबिटीज़ कैपिटल चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ में हमने हमारा स्टडी किया, जो ये डोर टू डोर सर्वे था। इसमें करीब जो क्रूड प्रोवेलेंस की करीब 15% लोगों को डायबिटीज़ है, यानी लगभग हर 6वें आदमी को डायबिटीज़ चंडीगढ़ में है, जबकि चंडीगढ़ का हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान में है। शिक्षा की दृष्टि से चंडीगढ़ में लिटरेसी रेट करीब 99% लिटरेसी रेट है, उसके बावजूद भी चंडीगढ़ में डायबिटीज़ ज़्यादा है। और उसका कारण ये है कि 20 से और 40 साल की उम्र के 2/3 लोग कोई भी किसी भी तरह का कोई एक्सरसाइज नहीं करते, अरे दे आर ऑल लिविंग विद ए सेडेंटरी लाइफस्टाइल। दैट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न, सबसे मुख्य कारण है जो डायबिटीज़ को बढ़ाने के लिए काम करता है। ये हमेशा याद रखें कि डायबिटीज़ केवल एक रात में नहीं होती कि आप सुबह उठे और आपको डायबिटीज़ हो गई, या रात को सोए ठीक थे, सुबह उठे डायबिटीज़ हो गई, नहीं। डायबिटीज़ होने में कम से कम 7 से 10 वर्ष लगते हैं। तो ये ईश्वर की कृपा है कि वो भी इतना समय हमें देता है कि हम डायबिटीज़ को रोक सकें। तो 7 से 10 वर्ष का जो समय है, इतना लंबा समय है। तो डायबिटीज़ के जो बीज हैं वो 7 वर्ष या 10 वर्ष पहले बोए जाते हैं, और 10 वर्ष बाद जाके आपको डायबिटीज़ होती है। उस पीरियड में, उस अंतराल में यदि आप एक्सरसाइज करके, अपने खाने का परहेज करके और अपनी दिनचर्या को ठीक करके आप डायबिटीज़ को रोक सकते हैं। तो इतना लंबा अंतराल जो 7 से 10 वर्ष का समय है, वो डायबिटीज़ को रोकने के लिए पर्याप्त है। तो वो हमें समझना है, और इसीलिए हमें ऐसे लोगों को पकड़ना है जिन लोगों को डायबिटीज़ होने की ज़्यादा संभावना है। ये एक हमारा जो डेटा था, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि हमेशा ऐसी मान्यता थी कि डायबिटीज़ अमीरों का, रईसों का बीमारी है, परंतु अब डायबिटीज़, अब जो गरीब तबके के लोग हैं उनको भी डायबिटीज़ ज़्यादा होने लगा है। उसका कारण ये है कि जब भी किसी भी देश की इकोनॉमी खुलती है, ओपन हो जाती है, तो उसमें पैसा आता है, और जब धन आता है तो लोग अक्सर बजाय सादगी से जीने के बजाय आराम से जीना चाहते हैं, और उस आराम से जीने की वजह से इस तरह का खाना ज़्यादा खाते हैं जो आसानी से बाहर मिल जाता है। तो इस तरह का जो जंक फूड का जो प्रचलन चला है पूरे देश में, जंक फूड वास्तव में देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स, चीनी और फैट, घी, इन दोनों का मिश्रण है। तो फैट भी अधिक है और कार्बोहाइड्रेट भी अधिक है, और खाना सस्ता है बजाय प्रोटीन की वजह से। प्रोटीन का खाना, यानी प्रोटीन रिच फूड आर मोर एक्सपेंसिव। तो गरीब तबके के लोग क्योंकि खाने की लालसा सब में है, तो उस तरह का खाना यदि आसानी से उपलब्ध हो जाए और खाना स्वादिष्ट भी है, जब चीनी और वसा और फैट और शुगर जब दोनों मिलते हैं तो दे आर बिकम मोर टेस्टियर ऑल्सो, तो लोग उसको खाना पसंद करते हैं। तो उसकी वजह से अब आप ये देखिए कि चंडीगढ़ में जो लो सोशियो स्टेटस के लोग हैं उनको 27% लोगों को डायबिटीज़ है, अपोज टू 13% लोग जो अपर सोशियो स्टेटस। तो अपर वाले क्यों ठीक हो गए? क्योंकि वो लोग अब एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं, अपनी वार्षिक जांच करवाते हैं, तो उसकी वजह से जल्दी पकड़ में आते हैं और बीमारी को आसानी से ठीक किया जा सकता है। ये बात भी मानिए कि यदि आप बीमारी को जल्दी पकड़ते हैं, उसको ठीक करना आसान है। आपका हो सकता है केवल लाइफस्टाइल से ठीक हो जाए, आपको केवल 1 या 2 गोली से ही ठीक हो जाए, आपको इंसुलिन की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़े। और वही बीमारी यदि आपको 5-10 साल बाद पता चले, या 5-10 साल तक आप इसको इग्नोर करते रहें, तो वही बीमारी बड़ी कष्टदायक हो सकती है। तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो फ़र्क हुआ इकोनॉमी ओपन होने का, आर्थिक स्थिति खुलने का,
तो उसने हमारी लाइफस्टाइल को बहुत बदला है और जंक फूड का सेवन और जंक फूड का प्रचलन बढ़ने से डायबिटीज़ की एटलीस्ट जो हमारा डेटा उसमें कि लगभग 2 गुना डायबिटीज़ इससे भी बढ़ा है। तो इसलिए डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इज चाइना एंड डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ इंडिया इज चंडीगढ़। मधुमेह के लक्षण, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अधिक प्यास, अधिक पेशाब और अधिक भूख। अरे अधिक भूख लगने के बावजूद भी आपका वजन कम होता है। तो जब इस तरह के लक्षण आए कि कोई भी कहे कि मैं तो बहुत एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मेरा वजन कम हो गया, पर यदि वजन आवश्यकता से ज़्यादा यदि कम हो गया तो डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा है। तो अधिक प्यास लगे, अधिक भूख लगे और अधिक पेशाब आए तो डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा है। और अधिक भूख लगने के बावजूद भी यदि आपका वज़न कम होता है तो डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा है। इसके अतिरिक्त पाँव में सूनापन, पाँव में जलन, किसी घाव का नहीं भरना, अधिक थकान का होना, इफ़ यू फील एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड तब भी ऐसी संभावना ज़्यादा है। और ख़ास तौर से पेशाब की जगह खारिश यदि हो यदि तो भी डायबिटीज़ यानी फंगस इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन है डायबिटीज़ के मरीजों में, तो भी हमें डायबिटीज़ को समझना चाहिए कि डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा है इन लक्षणों से। परंतु दुर्भाग्यवश 50% लोगों में डायबिटीज़ के कोई भी लक्षण नहीं होते। ये सबसे कष्टदायक बात है और यही बात हमको चेताती है कि हमें इसीलिए हर वर्ष एनुअल स्क्रीनिंग करना चाहिए, चाहे आपको डायबिटीज़ हो कि चाहे नहीं हो। तो पहले ये नियम था कि 45 वर्ष, पहले ये गाइडलाइन का सजेशन था कि 45 वर्ष की उम्र के बाद आप वर्ष में एक बार अपना शुगर, अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको अपने किस दिन करना चाहिए और किस तरह से आप अपने आप को ये उपहार दे सकते हैं, क्योंकि बीमारी से बचना भी सबसे बड़ा उपहार है। तो अपने जन्मदिन के दिन आप केवल यदि ये 5 टेस्ट करते हैं, अपना हाइट, अपना वेट, अपना ब्लड प्रेशर, अपनी शुगर और अपना कोलेस्ट्रॉल और एक क्रिएटिनिन, यदि ये 4-5 चीज़ें करते हैं जिनमें केवल मात्र 200 या 300 रुपये ज़्यादा खर्च भी नहीं है, यदि आप ये करते हैं तो एटलीस्ट आप इन बीमारियों को पकड़ सकते हैं। और यदि आपने पकड़ लिया तो डायबिटीज़ से पहले जो मैंने बताया 7 से 10 वर्ष का पीरियड है जिसमें डायबिटीज़ यानी शुगर धीरे धीरे बढ़ती है। नॉर्मल आदमी में, सामान्य आदमी में हम कहते हैं कि शुगर खाली पेट यानी निराहार अवस्था में 100 से कम होनी चाहिए, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। और डायबिटीज़ के लिए 126, तो 100 से 126 होने में ईश्वर की मैं कहूँगा कृपा ही है कि 100 से 126 होने में 10 साल लगते हैं। तो आप ये देखिए कि इस पीरियड में 100 से यदि 101 भी होती है तो इट शुड गिव अ वार्निंग टू यू। तो उस दिन, उस समय आप इसको बचा सकते हैं, आप इसको डायबिटीज़ होने से भी रोक सकते हैं। परंतु 50% और 50% व्यक्तियों में कोई लक्षण नहीं होने की वजह से ये सबसे मुश्किल होता है कि ऐसे लोग केवल तभी पकड़ में आते हैं जब वो और किसी चीज़ के लिए अपनी शुगर की जांच कराते हैं। जैसे मोतियाबिंद हो गया, उसकी सर्जरी के लिए आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा आपकी जांच करिए। वृद्धावस्था में हर्निया बड़ा कॉमन है, हर्निया के लिए गए और उन्होंने कहा आप जांच करिए। तो बहुत कम लोग हैं जो अपनी जांच केवल खुद कराते हैं, कोई ना कोई कारण से जांच होती है, कारण दूसरे होते हैं, डायबिटीज़ साइड में पकड़ में आ जाती है। तो 50% व्यक्तियों में कोई लक्षण नहीं होना, और इसीलिए सारी गाइडलाइंस ने अब चेंज किया है कि पहले 45 वर्ष से एनुअल स्क्रीनिंग होता था, अब उन्होंने कहा कि आप 35 वर्ष की उम्र से ही एनुअल स्क्रीनिंग शुरू करिए, क्योंकि अब डायबिटीज़ हमारे देश में पहले 50 वर्ष से उम्र के लोगों को ज़्यादा होती थी, परंतु अब जो ये शिफ्ट हो गए 40 से 50, बल्कि 35 से 50 लोगों को भी, उम्र के लोगों को भी ज़्यादा डायबिटीज़ होने लगी। और उसका कारण जैसे मैंने बताया कि मोटापा बढ़ा है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, शिथिल जीवनचर्या हो गई है, जंक फूड का सेवन बढ़ा है, और स्ट्रेस, तनाव, हर व्यक्ति परेशानी में है, हर व्यक्ति तनाव में है, परंतु तनाव से कुछ नहीं मिलने वाला है, परंतु शुगर जरूर मिल जाती है। तो उसकी वजह से भी डायबिटीज़ की संभावना बढ़ी है। मधुमेह का निदान, ये केवल वैसे देखा जाए तो लक्षण मैंने बताया कि 50% लोगों में कोई लक्षण नहीं होता। तो ये आंकड़ों का खेल है। यदि आपकी शुगर 125 आ गई तो आपको प्री डायबिटीज़ हो गया, और 126 आ गई तो डायबिटीज़ हो गया। तो इसका मतलब ये है कि लेबोरेटरी जहाँ पे आप टेस्ट करा रहे हैं वो लेबोरेटरी ठीक होना चाहिए। दूसरा, शुगर जो टेस्ट जब भी कराते हैं फास्टिंग स्टेट में, उसके कुछ नियम हैं, हम उन नियमों का हमेशा पालन करें
तभी आपको पता चलेगा कि आपकी शुगर जो आई है वो ठीक है कि नहीं है। क्योंकि किसी का एक बार 126 से 27 आ गया तो सारी ज़िंदगी के लिए लेबल लग गया डायबिटीज़ का, तो ऐसा नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें कि 3-4 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। जब भी आप फास्टिंग शुगर कराएं तो 8 से 10 घंटे का ओवरनाइट फास्ट चाहिए, यानी रात को 10 बजे बाद कुछ नहीं खाएं। दूसरा, रात को उस रात अल्कोहल का सेवन नहीं करें। तीसरा, सुबह उठने के बाद कोई मॉर्निंग वॉक नहीं करें। चौथा, बैक-टी नहीं लें। पाँचवा, यदि स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग नहीं करें। और छठा, यदि आप लैब से जाके कराते हैं तो कोशिश करें कि पैदल नहीं जाएं और या तो गाड़ी से जाएं, और यदि ऊपर भी चढ़ना पड़े तो लिफ्ट से चढ़ें बजाय पैदल चढ़ें। ये सारा प्रिकॉशंस यदि आप लेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपकी शुगर ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये सब केवल आंकड़ों का खेल है। एक पॉइंट इधर हुआ तो प्री डायबिटीज़, एक पॉइंट इधर हुआ तो डायबिटीज़। यदि हाँ 200 आती है तो कोई मुश्किल है नहीं, पर 125, 126 ये सब चीज़ें जो हैं ये सब प्रिकॉशंस के तौर पर। कुछ लोग शुगर कराने से पहले अपना 3-4 दिन 5 दिन चीनी वीनी सब बंद कर देते हैं, खाना बंद कर देते हैं, एक्सरसाइज थोड़ी बढ़ाते हैं, फिर टेस्ट कराते हैं, तो उसके अंदर भी गलत आती है। क्योंकि जितना आप यदि चीनी को पहले बंद करेंगे उतनी ही शुगर बाद में ज़्यादा आएगी। और ख़ास तौर से ग्लूकोज पिलाने के बाद यदि जो टेस्ट करते हैं हम GTT जिसको कहते हैं वो ज़्यादा आती है। तो ग्लूकोज वाला जो टेस्ट है वो केवल कुछ ही अवस्थाओं में करते हैं, ख़ास तौर से उनको भी जिनको परिवार में डायबिटीज़ होने की ज़्यादा संभावना है। अन्यथा ग्लूकोज वाले टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। वी नीड मेनली फास्टिंग ग्लूकोज, यानी निराहार अवस्था में ग्लूकोज, या दिन में कभी भी करें। और यदि वो 200 से ऊपर आती है और आपको यदि मधुमेह के लक्षण है, परंतु इसको हमेशा 2 बार रिकन्फर्म करें 1 या 2 दिन के अंतर से बिना परहेज के। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जैसे ही आपको लगा या अंदेशा हुआ कि आपको शुगर का बीमारी हो गया है, आप उसी दिन से चीनी बंद, गुड़ बंद, आपके एक्सरसाइज शुरू, और अगले दिन जब आपने दोबारा शुगर किया तो 124, तो डायबिटीज़ का डायग्नोसिस फिर डाउटफुल। तो ऐसी अवस्था में हमेशा पहले दूसरे दिन 1 या 2 दिन बाद इसको हमेशा रिकन्फर्म करें। और रिकन्फर्म करने के बाद, क्योंकि डायबिटीज़ का एक बार लेवल लगा है, फिर ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज आर वेरी डिफरेंट। तो इसलिए आवश्यक है कि ये शुगर की जांच ढंग से हो और शुगर के जो निदान है, जो डायग्नोसिस है, वो आपका सही बने। अच्छा, ये हमने आपसे पहले ही बात किया कि अस्पताल जाने पर दवा बंद। और हाँ, यदि आप दवा ले रहे हैं, अधिकांश मरीज ये पूछते हैं कि हम उस दिन जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं कि अपना जब शुगर का जांच करा रहे हैं तो फास्टिंग स्टेट में तो ठीक है, आप बिना खाली पेट जाएंगे, पर खाने के बाद वाली शुगर पहले दवा लेंगे, दवा लेने के बाद खाना खाएंगे, उसके फिर 2 घंटे बाद अपना टेस्ट का जांच कराएंगे। यदि आपके डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई दवा बंद करें तो वही करें ऐसा, अन्यथा जब भी आप खाने के बाद वाला टेस्ट कराएं हमेशा दवा पे ही कराएं। अब अगली जो प्रश्न है जो आम आदमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि डायबिटीज़ को रोकना हम डायबिटीज़ होने ही क्यों। एक बार हो गया उसको फिर रिवर्सल का बात करें वो एक अलग चीज़ है। हम कहें कि डायबिटीज़ रोकिए। रोकने के लिए किन को अधिक संभावना, पहले हम उस ग्रुप को आइडेंटिफाई करें, उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जिनको अधिक होने की संभावना है। तो सबसे पहला है मोटापा। मोटापा, अब आप समझेंगे मोटापे का क्या मतलब है। तो इस मोटापे का मतलब यह है कि, और मोटापे को आप सिंपली, आप सरल भाषा में यदि हम कहें, आप ऐसे समझिए कि आपकी लंबाई में से यदि 100 सेंटीमीटर घटा दी जाए तो वो आपका आइडियल बॉडी वेट है। तो जैसे यदि मेरा लंबाई 180 सेंटीमीटर है तो 180 में से यदि 100 घटाए जाएँ तो 80 किलो मेरा आइडियल बॉडी वेट है। इतना मेरा वजन होना चाहिए। और लगभग यही महिलाओं के लिए कि जैसे किसी महिला की लंबाई 160 सेंटीमीटर है और उसमें यदि 100 घटाया जाए तो उसका 60 किलो होना चाहिए। यदि आपका उससे वजन यदि ज़्यादा है तो आपको यदि मोटापा है, और उस मोटापे को आप, यदि मोटापा है तो आपको डायबिटीज़ होने की ज़्यादा संभावना है। सो हाइट इन सेंटीमीटर -100 इज इक्वल टू आइडियल बॉडी वेट। तो आप अपना बॉडी वेट, आइडियल बॉडी वेट जो होना चाहिए वो आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आपके परिवार में मधुमेह है तो आपको होने की दुगनी संभावना है। यदि आपके माता पिता दोनों को है तो करीब 90% चांस है कि आप दोनों को, आपको डायबिटीज़ होगा। यदि आपके एक माता पिता में से किसी एक को डायबिटीज़ है तो करीब 50% संभावना है। और यदि एक आपके सेकेंड डिग्री रिलेटिव, यानी चाचा वगैरह मामा वगैरह को है तो करीब 25% आपको संभावना है। परंतु एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अधिकांश लोग ये कहते हैं कि मेरे परिवार में दोनों को है इसलिए ही मुझे डायबिटीज़ हुआ है,
परंतु आप यदि अपना लाइफस्टाइल ठीक रखते हैं और हमेशा से आप जागरूक रहते हैं, परिवार में डायबिटीज़ होने के बावजूद भी आप अपनी डायबिटीज़ को रोक सकते हैं। तो इसलिए ये न कहें कि मेरे को तो डायबिटीज़ जो हुआ है वो माता पिता की वजह से हुआ है, ऐसा नहीं है। यानी जेनेटिक फैक्टर्स को भी आप एनवायरमेंटल फैक्टर से रोक सकते हैं। यदि प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ किसी को है महिलाओं में, तो उनको भी बाद में डायबिटीज़ होने की ज़्यादा संभावना है। और दुर्भाग्यवश उस बच्चे को भी, जिस प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हुआ है, उस बच्चे को भी डायबिटीज़ होने की ज़्यादा संभावना है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी में यदि आप माँ को अच्छी तरह इलाज करते हैं, शुगर को ठीक रखते हैं, आप 2 लोगों में डायबिटीज़ बचाते हैं, भविष्य में माँ के लिए और भविष्य में बच्चे के लिए। तो इसलिए प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ को पहचानना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद उसका इलाज बहुत ही आवश्यक है। ऐसे बच्चे जिनका वज़न 4 किलो से ज़्यादा है पैदा होते समय, ऐसे बच्चों को भी ज़्यादा होने की संभावना है। तो ऐसे बच्चे कब होते हैं? जब माँ को डायबिटीज़ हो, तो ऐसे बच्चों का वज़न ज़्यादा होता है। लाइफस्टाइल बड़ा सीडेंटरी है, यानी हम कहते हैं कि कितना सीडेंटरी। अब कोई कहे कि मैं तो सारे दिन चलता हूँ, मैं सेक्रेटरीट में काम करता हूँ, कभी भी लिफ्ट का प्रयोग नहीं करता हूँ। तो एक है कि आप यदि 3-4 जो पैरामीटर हैं, यदि आप समझें कि आपकी दिनचर्या शिथिल नहीं है, तो 30 मिनट का सैर रोजाना करें और 30 मिनट में कम से कम आप 3.5 से 4 किलोमीटर चलें, यानी ब्रिस्क वॉक, मॉडरेट ब्रिस्क वॉक, जिसको हम कहते हैं कि 7 मिनट में यदि आप 1 किलोमीटर चलते हैं और कम से कम 3.5-4 किलोमीटर प्रतिदिन चलते हैं, तो आपकी दिनचर्या जो है वो शिथिल, वो ठीक है। और दूसरा एक जो पैरामीटर आपने सबने सुना होगा, 10,000 स्टेप्स यदि आप रोज़ चलते हैं तो भी आपको डायबिटीज़ होने की संभावना कम है और आपकी दिनचर्या जो है वो एक्टिव लाइफस्टाइल है। तो कोशिश करें कि 10,000 स्टेप्स, मैं तो कह रहा हूँ सारे स्टेप्स आप घर में चल रहे हैं वो भी आप काउंट करिए, और वो भी यदि आप शाम तक 10,000 स्टेप यदि आप कर लेते हैं, तो समझिए कि डायबिटीज़ होने की, आपकी जो लाइफस्टाइल है एक्टिव है, डायबिटीज़ होने की संभावना कम है। जंक फूड का सेवन, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको जीरो कर दें, इट कैन नॉट बी जीरो, बट इट शुड बी लिमिटेड। अरे मैंने आपको बताया, जंक फूड खाने का जो सबसे बड़ा नुकसान है कि ईश्वर ने भी प्रकृति में एक भी चीज़ ऐसा नहीं बनाया जिसमें फैट और शुगर दोनों एक साथ। ये तो आदमी है जिसने फैट और शुगर को दोनों को मिला के स्वादिष्ट। तो हमारी जितनी भी मिठाइयाँ हैं, हलवा लिए, खीर लिए, जो भी मिठाइयाँ आप नाम लेंगे, सब में फैट और शुगर एक साथ है। और फैट और शुगर का कॉम्बिनेशन जो बताया, ये स्वादिष्ट है, जीभ को सबसे अच्छा लगता है और ये डायबिटीज़ का बहुत बड़ा कारण है। तो इसलिए खाइए, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं खाएं जंक फूड से, पर लिमिटेड मात्रा में खाइए। और इसीलिए लोगों ने कहा है कि डायबिटीज़ जो है वो लोग कहें मोटापे का बीमारी है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल का बीमारी है। अब लोग कहते हैं डायबिटीज़ है वो जीभ का बीमारी, क्योंकि जीभ का स्वाद वो आपको, क्योंकि जीभ तो कभी भी मोटी नहीं होती, जीभ का स्वाद आपको शरीर को मोटा बनाता है और वो आपको फिर डायबिटीज़ की तरफ बढ़ाता है। तनावपूर्ण जीवन, यानी स्ट्रेसफुल लाइफ को पहले शायद कभी इतना महत्व नहीं दिया जाता था, परंतु आज के समय जब हर एक का जीवन तनावग्रस्त है, तनावपूर्ण है, तो वो भी एक कारण है कि आपकी डायबिटीज़ होने की संभावना है। तो कोशिश करें कि देखो, स्ट्रेस, थोड़ा बहुत स्ट्रेस आवश्यक है किसी भी काम को अच्छा करने के लिए। यदि आप चाहते हैं कि मैं कोई काम सफलपूर्वक ढंग से करूं, थोड़ा स्ट्रेस चाहिए, क्योंकि बिना स्ट्रेस के आप काम अच्छा नहीं कर सकते। तो थोड़ा स्ट्रेस चाहिए, स्ट्रेस को बर्दाश्त करने की ताकत चाहिए, सहनशीलता चाहिए। ये सब जो गुण हैं, ये शायद हमारे बुज़ुर्गों में या हमसे बड़े लोगों में बड़े सामान्य रूप से पाए जाते थे, परंतु न्यू जनरेशन्स में, नए लोगों में ये नहीं पाए जाते। उसकी वजह से वो ज़्यादा तनावपूर्ण रहते हैं। तो तनाव यानी मॉडरेट स्ट्रेस या माइल्ड स्ट्रेस आवश्यक है किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए, परंतु इसको लंबे समय तक नहीं चलाएं। और अंत में जिन लोगों को भी कभी भी हार्ट अटैक हुआ है, पहले डायबिटीज़ भले ही नहीं हो, और जिनको कभी भी पैरालिसिस हुआ है, ऐसे लोगों को भी डायबिटीज़ होने की ज़्यादा संभावना है। तो आप ये देख सकते हैं, इतनी लंबी ये सूची है, इतनी लंबी ये लिस्ट है कि इतने लोगों को डायबिटीज़ होने की किसी न किसी वजह से ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो ऐसे लोग सभी हमें टारगेट्स करने चाहिए ताकि हम इन लोगों में डायबिटीज़ को रोक सकें। तो डायबिटीज़ होने के बाद एक बार यदि किसी को डायबिटीज़ हुआ है, तो पैंक्रियाज जहाँ से आपका इंसुलिन बनता है, 50% उसकी इंसुलिन बनाने की क्षमता नष्ट हो जाती है
हम चाहते हैं कि उस 50% नष्ट होने से पहले ही हम बीमारी को पकड़ें। और बीमारी को इसलिए मैंने कहा कि 35 वर्ष की उम्र के बाद वर्ष में एक बार अपने जन्मदिन के दिन ये 5 जो टेस्ट हैं ये आप करिए, ताकि आप बीमारी को जल्दी पकड़ सकें और जल्दी ही इलाज कर सकें। हमने मोटापे का बात किया और मैंने आपको ये भी जिक्र किया कि किस तरह का मोटापा। तो एक तो था जनरलाइज ओबेसिटी कि सब तरफ से गोल मटोल, और एक होता है पेट का मोटापा जिसको हम कहते हैं एब्डोमिनल ओबेसिटी। तो यदि आप सेव को देखें तो सेव इज एब्डोमिनल ओबेसिटी, पेट मोटा है। और सामान्य मोटापा है जनरलाइज ओबेसिटी जो पियर शेप्ड ओबेसिटी है, जिसमें नॉर्मली ये आपका इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है तो डायबिटीज़ की कम संभावना है। तो मैंने कहा कि जैसे पहले हम कहते थे कि किसी का पेट यदि निकल गया तो हम कहते थे भाई ये समृद्धि का निशानी है, कि आप अब ये धनवान होने का निशानी है, परंतु ये बीमारी का निशानी है। तो जितना पेट ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा संभावना है। अब कितना हो पेट, तो इसलिए हम कहते हैं कि 90 सेंटीमीटर यदि आपका वेस्ट लाइन है पुरुषों में और 80 सेंटीमीटर यदि महिलाओं में वेस्ट लाइन है तो आपका ये वेस्ट लाइन ठीक है। 90 सेंटीमीटर से यदि ऊपर है और महिलाओं में यदि 80 सेंटीमीटर से उनका वेस्ट ज़्यादा है तो ये पेट का मोटापा कहलाता है। तो जैसे मैंने बताया कि आपका मोटापा, ओवरऑल मोटापा हाइट -100 और पेट का मोटापा 90 और 80 सेंटीमीटर यदि आप याद रख सकें कि 90 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए और 80 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए, तो अपना वेस्ट नापिए आज जाके और देखिए कि आप कहाँ फिट होते हैं। अब मोटापा क्यों खतरनाक है? हम कहते हैं कि पेट का मोटापा क्यों ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए क्योंकि पेट की जो वसा है, पेट की जो चर्बी है वो अधिक हानिकारक है। और इसलिए अधिक हानिकारक है कि इंसुलिन नाम का हार्मोन जो पैंक्रियास से निकलता है, जो आपकी शुगर को नियंत्रित करता है, उसके कार्य करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। तो मोटापे की वजह से इंसुलिन काम नहीं कर पाती है, और वो खास तौर से पेट के मोटापे की वजह से। इसीलिए ऐसे लोगों को डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा है, जो भले ही गोल मटोल नहीं हो, परंतु यदि पेट ज़्यादा निकला हुआ है तो ऐसे लोगों को। इसलिए आप वज़न कम करने में न केवल अपना पूरा वज़न कम करें, बल्कि पेट को भी कम करने की कोशिश करें। तो ये देखिए आपने सूमो पहलवान, तो सूमो पहलवान मैंने इसलिए दिखाया कि ये जनरलाइज ओबेसिटी का, इनका पेट भी निकला है परंतु पूरा शरीर ही मोटा है, और इसमें डायबिटीज़, इस तरह की मोटापे में डायबिटीज़ होने की संभावना कम है। परंतु यदि अकेला ये पेट का मोटापा होता तो डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर हम लोगों में ये इंटरेस्ट होता है कि आपने सुना होगा अपने डॉक्टर कहते हुए कि टाइप 1 डायबिटीज़ किस तरह का है, कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है। तो अधिकांशतः हम जो ये कहते हैं कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है ये बच्चों में होती है, और सबसे जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो है कि इनका शरीर और इनका वज़न बहुत जल्दी टूट जाता है, बहुत जल्दी कम हो जाता है। तो ऐसे लोगों में टाइप 1 डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा है। तो ख़ास तौर से बच्चों में, और ख़ास तौर से जब अचानक सडन वेट लॉस हो जाए तो हमें समझना चाहिए कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ है। और ऐसे लोगों में लक्षण लगभग 100% बच्चों में होते हैं। तो इसलिए लक्षणों की वजह से ये अधिकांश अपने डॉक्टरों के पास आ जाते हैं। परंतु जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो अधेड़ और वृद्ध लोगों के लिए है, उनको ज़्यादा होती है। मोटापा जिनको होता है उनको ज़्यादा होती है, और लक्षण केवल 50 से 60% लोगों में होता है। इसलिए इसको रखो। और टाइप 2 डायबिटीज़ करीब 95% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़, और टाइप 1 डायबिटीज़ जो बच्चों में होती है वो बच्चों में जो होती है टाइप 1 डायबिटीज़ वो 20 साल से उम्र के कम के लोगों को होती है, और लक्षण 100% लोगों में होते हैं। और कोविड के बाद दोनों टाइप 2 डायबिटीज़ और टाइप 1 डायबिटीज़ दोनों ही रोगियों की संख्या बढ़ी है, क्योंकि कोविड का जो वायरस है कोविड-19 वो सीधा पैंक्रियाज को भी नुकसान पहुंचाता है और इंसुलिन के कार्य करने की क्षमता को भी कम कर देता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन ही नहीं होती, क्योंकि बीटा सेल जो है वो नष्ट हो जाती है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन के कार्य करने की क्षमता में कमी, मोटापा और शिथिल जीवनचर्या सबसे महत्वपूर्ण कारण है। और कोविड-19 जैसा मैंने जिक्र किया उसकी वजह से भी डायबिटीज़ की संख्या बढ़ी। डायबिटीज़ के बात करने के बाद थोड़ा सा मैं उच्च रक्तचाप के बारे में भी इसलिए कहना चाहूँगा कि ये डायबिटीज़ से ज़्यादा कम। डायबिटीज़ जैसे मैंने कहा कि 11% या 15% लोगों को डायबिटीज़, परंतु उच्च रक्तचाप यदि देखा जाए कि जनरल पॉपुलेशन में भी
30% लोगों को उच्च रक्तचाप से पीड़ित है। अब उच्च रक्तचाप की क्या परिभाषा है? 140/90 यदि आपका ब्लड प्रेशर है। जब भी हम मरीज का ब्लड प्रेशर नापते हैं तो मरीज कहता है मैं दौड़ के आया हूँ, मैं अभी भाग के आया हूँ और मैं परेशान हूँ। तो हमेशा ब्लड प्रेशर, जब भी आप अपने डॉक्टर्स की क्लिनिक में पहुँचें, आप पहुँचिए, पहुँचने के बाद कम से कम 10 मिनट का आराम करिए, उसके बाद अपना ब्लड प्रेशर नपाइए। ब्लड प्रेशर केवल बड़ी उम्र के व्यक्तियों को नहीं कि 40, 50, 60 साल के होता हो, परंतु ये आजकल 30 साल की उम्र से भी लोगों को ज़्यादा होने लगा है। बच्चों में भी ब्लड प्रेशर, खासतौर से जब एडोलेसेंट ओबेसिटी है, जिनको 18-20 साल की उम्र में मोटापा है, उनको भी ब्लड प्रेशर होने लगा है। परिवार में भी किसी को ब्लड प्रेशर है तो भी आपको ब्लड प्रेशर होने की ज़्यादा संभावना है। किसी व्यक्ति को कभी लकवा हुआ है पहले, तो उसको भी ब्लड प्रेशर होने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि लकवे का सबसे महत्वपूर्ण कारण ब्लड प्रेशर का बढ़ना ही है। 50% व्यक्तियों में कोई लक्षण नहीं होता ये ब्लड प्रेशर भी, इसीलिए हम ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ दोनों को साइलेंट किलर कहते हैं। साइलेंट इसलिए कि 50% व्यक्तियों में किसी भी तरह का कोई लक्षण नहीं होता। लक्षण थकान, सिर दर्द, भारीपन, चक्कर आना, सांस फूलना, छाती में दर्द और हार्ट अटैक, तो ये सारे जो लक्षण हैं ब्लड प्रेशर के हैं। इसीलिए ब्लड प्रेशर भी, जैसा मैंने कहा कि 50% व्यक्तियों में कोई लक्षण नहीं होते, तो ये भी आप 35 वर्ष की उम्र के बाद वर्ष में एक बार जरूर नपवाएं। यदि एक बार आपका रीडिंग ज़्यादा आता है तो फिर इसको 2-3 बार दोबारा नाप के पक्का करें, कंफर्म करें और फिर इसका इलाज शुरू करें। जब भी ब्लड प्रेशर नपवाएं हमेशा बैठ के नपवाएं, दाईं भुजा में नपवाएं, 15 मिनट आराम के बाद नपवाएं। और डायबिटीज़ के मरीजों को हम कहते हैं वो खड़े होकर भी नपवाएं, क्योंकि उनका खड़े होने से उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा गिर जाता है और कई बार उनको चक्कर आते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि ब्लड प्रेशर नपवाने का भी एक तरीका है, उसी को ढंग से नपें। कुछ लोग कहते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन, कि आप डॉक्टर के वाइट कोट से आप घबरा गए और घबराने की वजह से ब्लड प्रेशर हो गया, तो इस अवस्था में आप 15 मिनट रेस्ट करके दोबारा अपने ब्लड प्रेशर को नपवाएं। यदि वो 140/90 से ऊपर आता है तो वो ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप आपको है। तो इसीलिए मधुमेह व उच्च रक्तचाप ये दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि जिनको ब्लड प्रेशर है कम से कम 60% लोगों को डायबिटीज़ है, और जिनको डायबिटीज़ है करीब 90% लोगों को ब्लड प्रेशर। इसीलिए हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ दे रन टुगेदर। दोनों एक तरह से देखा जाए तो पति पत्नी की तरह हैं और दोनों साथ साथ चलते हैं। सभी की समस्याएं हैं। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ जब दोनों मिल जाते हैं तो 1 और 1 11 बन जाते हैं। ये 1 और 1 2 नहीं, बल्कि 1 और 1 11 बन जाते हैं और शरीर के प्रत्येक अंग को नुकसान पहुंचाते हैं। चाहे वो आपका हार्ट हो, चाहे वो आपका किडनी हो, चाहे वो आपका लिवर हो, चाहे वो आपका ब्रेन हो। पहले ऐसा मानते थे कि डायबिटीज़ की वजह से सारे अंगों को नुकसान होता है, केवल ब्रेन को नहीं, परंतु अब सारा रिपोर्ट ऐसे आए हैं कि जिसमें ब्रेन को भी नुकसान होता है। और आपने सुना होगा डिमेंशिया, एल्जीमर्स डिजीज़, वो डायबिटीज़ के मरीजों में भी 3 गुना ज़्यादा आम है बजाय नॉन डायबिटिक मरीजों। तो कहने का तात्पर्य है कि दोनों बीमारी हैं जो दोनों साइलेंट किलर हैं, दोनों धीरे धीरे होती हैं, दोनों लंबा समय लेती हैं। आपको इतना लंबा समय देती है 8 से 10 वर्ष का, कि जिसमें आप चेत सकें, जिसमें आप जागरूक बन सकें और इसको रोक सकें। परंतु हम में से अधिकांश लोग इसको नहीं रोक पाते और इनकी समस्याओं से ग्रस्त होते हैं। लक्ष्य कोशिश करें कि 130/80, यदि आपका किडनी में कोई डैमेज शुरू हुआ है, यदि 140/90 से अपने ब्लड प्रेशर को कम रखने की कोशिश करें। और किसी भी समय रीडिंग नापें, चाहे सुबह, चाहे दोपहर, शाम, ये 140/90 से कम होना चाहिए। एक सवाल और पूछा जाता है कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ कब लें। कोशिश करें कि यदि आप दो टाइम गोलियों पर हैं तो एक सुबह शाम में, उसमें कोई मुश्किल है ही नहीं। परंतु यदि आप एक गोली खाते हैं ब्लड प्रेशर की तो हमेशा कोशिश करें कि उसको रात को ही लें, रात को 8 बजे या 9 बजे के आसपास लें, क्योंकि ब्लड प्रेशर से होने वाले 2 जो दुष्प्रभाव हैं, हार्ट अटैक और लकवे, ये सब सुबह मॉर्निंग में 4 या 5 बजे के आसपास होते हैं। तो रात में जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उस ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से ये लकवा या हार्ट अटैक सब सुबह होते हैं। तो इसलिए ब्लड प्रेशर का यदि आप एक बार दिन में कोई गोली खा रहे हैं उसको रात को लें, ताकि रात वाला ब्लड प्रेशर आपका नहीं बढ़े। मधुमेह एवं वृक्क रोग,
तो दोनों ही, जैसे मैंने कहा, मधुमेह और ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, दोनों का किडनी पे खास तौर से अटैक है। और ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है इस समय कि डायलिसिस और ट्रांसप्लांट जो हो रहे हैं किडनी में, वो डायबिटीज़ की वजह से हो रहे हैं। और इसीलिए कोशिश करें कि शुगर, ब्लड प्रेशर और मोटापा, इन तीनों को नियंत्रण में करें, ताकि हम मधुमेह और उच्च रक्तचाप की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से और ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी को जो नुकसान हो रहा है उसको रोका जा सके। तो ये सारी समस्याएं हैं। आप इनको देख के डरे नहीं, इनको देख के घबराएं नहीं। इतना ज़रूर रखें कि यदि आप डायबिटीज़ को रोक सकते हैं या डायबिटीज़ होने के बाद उसको अच्छी तरह नियंत्रित कर सकते हैं, आप सारी समस्याओं से बच सकते हैं। चाहे वो रेटिनोपैथी हो, चाहे सबसे महत्वपूर्ण कारण आँख से रोशनी जाने का डायबिटीज़ है, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो लकवा हो, चाहे वो पाँव में गैंग्रीन हो, सारी समस्याओं को रोका जा सकता है यदि आप शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों को अच्छा कंट्रोल कर सकें। ये चारों सभी आप देखिए, सभी पहचानते हैं और सभी डायबिटीज़ में भी काम करते हैं और सभी रिवर्सल का बात कर रहे हैं। ये इसलिए मैंने फ़ोटो दिखाया कि ये सभी आजकल रिवर्सल का बात कर रहे हैं कि डायबिटीज़ को रिवर्सल कर सकते हैं। तो ये संभावना है और बहुत सारी दवाइयाँ हमारे देश में उपलब्ध हैं। हमें इनसे कोई मुश्किल नहीं है, आप इनको भी खाइए और हमारी दवाइयाँ ज़रूर खाइए, क्योंकि वो निश्चित रूप से काम करती हैं। उनके लिए पीछे बहुत बड़ी एविडेंस है, बहुत बड़ा साइंटिफिक डेटा है, ताकि आप हमारी दवाओं के सेवन से एटलीस्ट आप अपनी शुगर को ठीक रख सकते हैं। एक कुछ शब्द मैं कहना चाहूँगा कि जो डायबिटीज़ के रोकने के लिए जो खास तौर से बात की, रिवर्सल इज़, तो एक तो रिवर्सल यदि हम किसी को कहते हैं, इसका मतलब ये है कि हम डायबिटीज़ को क्योर कर रहे हैं, पर वास्तव में देखा जाए तो डायबिटीज़ क्योर नहीं होती। और इसमें इसलिए इसको जो साइंटिफिकली हमने जो नाम दिया है, इसको कहा डायबिटीज़ रेमिशन, यानी आप डायबिटीज़ को कुछ समय के लिए ठीक कर सकते हैं अपना वज़न कम करके। और एक सबसे बढ़िया स्टडी जो पिछले 2 साल पहले आया, उस स्टडी में ये दिखाया है कि आपने यदि अपना वज़न 15 किलो यदि कम किया है, 15 किलो यदि कम किया है, उन लोगों का डायबिटीज़ रेमिशन रहा और वो डायबिटीज़ कम से कम आगे आने वाले 3 वर्षों तक ठीक रहा। परंतु वज़न जैसे ही बढ़ा वापस, फिर वापस डायबिटीज़ दोबारा। तो इसलिए मैंने इसको कहा डायबिटीज़ रेमिशन, न कि डायबिटीज़ रिवर्सल। तो हम न ये दावा करना चाहते हैं और न हम आपको इस मुगालते में रखना चाहते हैं कि डायबिटीज़ ठीक कर सकते हैं। ठीक होना मुश्किल है, पर इतना ज़रूर है कि आप इसको रेमिशन में ला सकते हैं यदि आप अपना वज़न कम करें और उस वज़न को फिर मेंटेन करें। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि वज़न कम हो जाता है, परंतु वज़न को मेंटेन करना या वज़न को बनाए रखना या उस वज़न को बनाए रखना फिर लंबे समय तक बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप उसी लाइफस्टाइल पे कई लंबे समय तक नहीं जी सकते। इसलिए मैं कहता हूँ कि लाइफस्टाइल में आप कोशिश में वही करें जो रियल वर्ल्ड सेटिंग में आप दुनिया में जैसे जी रहे हैं वैसे ही जिएँ, बजाय ये कि 1 महीना 2 महीने के लिए किसी आश्रम में जाके आपने कोशिश किया और वहाँ खाने के लिए सब बंद, कुछ सब्जियाँ केवल और रोटी बिल्कुल बंद। ये असंभव, ऐसा ज़िंदगी आप नहीं जी सकते हैं और ऐसा कोशिश भी नहीं करते। तो हम कहेंगे आप अपने घर में सामान्य रूप से जीते हुए अपना खाने का परहेज, अपनी सैर और करके और वज़न कम करते हैं और दवाइयों की मदद से भी वज़न कम कर सकते हैं, जो काफ़ी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। तो यदि आप उसको फिर मेंटेन कर सकते हैं तो डायबिटीज़ को आप ठीक रख सकते हैं, डायबिटीज़ को बल्कि आप रेमिशन में भी ला सकते हैं। तो ये पॉसिबल है, तो ये असंभव नहीं है, संभव है, परंतु एक ही शर्त है कि आप अपने वज़न को मेंटेन रखें। मधुमेह का उपचार, केवल 2 लाइन में कहना चाहूँगा, क्योंकि एक ज़माना था आज से करीब 20 साल पहले डायबिटीज़ के लिए केवल 2 ही दवाइयाँ उपलब्ध थी। आपने अभी सुना होगा इडोनिल नाम का एक गोली और एक इंसुलिन, और कोई दवाई उस समय उपलब्ध नहीं थी। परंतु आज पिछले 22 वर्षों में आप देखा जाए तो डायबिटीज़ में इतना रिसर्च हुआ है और इतनी नई दवाइयाँ आई हैं जो तरह तरह के अंगों पे काम करके डायबिटीज़ को ठीक करती हैं। तो परंतु टाइप 1 डायबिटीज़ वाले बच्चों को केवल एक ही प्राणदायक औषधि है, वो है इंसुलिन। तो यदि कोई भी आपसे कहे कि मैं टाइप 1 डायबिटीज़ की इंसुलिन बंद कर दूंगा, असंभव, ये कोई बंद नहीं कर सकता। और इंसुलिन बंद करते ही टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चों का शुगर बढ़ेगा, उनके शरीर में कीटोन्स भी आ जाएंगे और उनको सांस में दिक्कत होगी और वो बेहोशी की तरफ चले जाएंगे। तो इसलिए टाइप 1 डायबिटीज़ यदि आपके डॉक्टर साहब ने लेबल किया है किसी को
तो उसमें कभी भी इंसुलिन को बंद नहीं करें, किसी के कहने से भी बंद नहीं करें। टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों के लिए लाइफस्टाइल, उसकी जिक्र हम बार बार करेंगे और सवाल जवाब में भी आपसे बात करेंगे। गोलियां, बहुत तरह की दवाइयां उपलब्ध हैं और अंत में यदि नहीं ठीक हो तो इंसुलिन। और जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि 10 से 15 किलो वज़न यदि आप कम कर सकें तो डायबिटीज़ को रेमिशन में भी ला सकते हैं। डायबिटीज़ को आप ठहरा सकते हैं जब तक आपका वज़न ठहरता है। तो बचाव का हमने बात किया, वज़न कम करें। सैर कितना करें? 30 मिनट प्रतिदिन, हफ्ते में 6 दिन, 1 दिन का रेस्ट। और कोशिश करें कि सैर करते समय यानी स्पीड का हमने जिक्र किया कि लगभग 7 या 8 मिनट में 1 किलोमीटर चलें। यदि ये संभव नहीं है तो 10,000 स्टेप्स का एक वो भी तरीका है, वो आप कर सकते हैं। सैर करते समय पसीना भी आता है आपको, इसका मतलब आपकी जो सैर है वो ब्रिस्क है। दिस शुड बी मॉडरेट इंटेंसिटी वॉक। तो सैर करें, सैर करते समय आपको पसीना यदि आता है तो दैट्स ए गुड साइन। और एक होता है टारगेट हार्ट रेट, वो आप यदि अचीव करते हैं तो दैट्स आल्सो गुड साइन कि आपने ब्रिस्क वॉक किया। व्यायाम में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि केवल एक ही तरह ब्रिस्क वॉक, ये सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है, सबसे इनएक्सपेंसिव है, कोई खर्च नहीं है इसमें। परंतु यार कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज करते हैं आप तरह तरह के, 2 दिन ब्रिस्क वॉक, 2 दिन लाइट जिम, 2 दिन योगा और प्राणायाम, इस तरह का यदि एक्सरसाइज करते हैं वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि वृद्धावस्था है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपकी मांसपेशियों की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। तो उन मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए यदि आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज यानी जिम वाली एक्सरसाइज, जिम की तरह की एक्सरसाइज, और यदि आप जिम में नहीं जा सकते या जिम को अफोर्ड नहीं कर सकते तो हमारी जो पहले है दंड और बैठक जो हम लगाया करते थे, पुशअप्स एंड सेट्सअप, यदि आप उसको भी करते हैं तो दीज आर द बेटर एक्सरसाइजेज दैन इवन योर जिम एक्सरसाइज। सो ब्रिस्क वॉक, जिम, योगा एंड प्राणायाम, यदि इन सभी को 2-2 दिन बांटें तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छा परिणाम आए। मेडिटेशन का भी मैंने इसलिए कहा कि तनाव, स्ट्रेस आजकल हर एक की ज़िंदगी में है, कुछ वाजिब भी है और कुछ शायद हम ज़्यादा लेते हैं। तो कोशिश करें कि तनाव मुक्त बने, जो संभव तो नहीं है परंतु कोशिश करें कि इसको हम ध्यान से और मेडिटेशन से इसको भी कम करें। भोजन, सबसे ज़िंदगी में महत्वपूर्ण चीज़ भोजन ही है। तो शाकाहारी बनने का कोशिश करें, क्योंकि शाकाहारियों का उम्र मांसाहारियों से कम 4 से 5 वर्ष ज़्यादा होता है। ये मेरा कहना नहीं है, ये कई सारे वैज्ञानिक डेटा हैं, साइंटिफिक डेटा हैं, वो ये बताते हैं कि शाकाहारियों का जो आयु है वो 4 या 5 वर्ष ज़्यादा होता है बजाय मांसाहारी। कितना फल एवं सब्जियों का प्रयोग करें, तो WHO का भी एक रिकमेंडेशन है जिसमें उन्होंने बात किया है कि दिन में 2 सर्विंग ग्रीन वेजिटेबल और 3 सर्विंग फ्रूट्स का, और ईच सर्विंग में भी अराउंड 150 से 200 ग्राम। तो 150 से 200 ग्राम यदि फ्रूट्स दिन में 3 बार, और मल्टी कलर्ड, बजाय एक ही फ्रूट खाने के इफ़ यू टेक ए मल्टी कलर्ड फ्रूट्स दे आर मोर यूजफुल। तो मल्टी कलर्ड फ्रूट्स का क्यों? तो तरह तरह के जो रंग बिरंगे फल हैं वो फल खाने से एक तो सब तरह के उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिलते हैं जो आपके शरीर की तो इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं। और फल खाना इसलिए भी आवश्यक है, फल और सब्जियां एंटीऑक्सीडेंट, वो आपके हार्ट अटैक की संभावना को भी कम करते हैं। तो हम लोग यदि अपना देखें दैनिक जीवनचर्या में कि कितनी बार फल खाते हैं, कितनी बार हम हरी सब्जियां खाते हैं, तो शायद हम ये लोग नहीं कर पाते। सबसे जो चीनी है, सबसे जो मोस्ट एडिक्टेड सब्सटेंस है दुनिया में, लोग कहेंगे अफीम है, लोग कहेंगे हीरोइन है, लोग कहेंगे गांजा है, नहीं, सबसे एडिक्टेड सब्सटेंस है वो चीनी। आप चीनी के बिना एक दिन नहीं रह सकते। चाय की शुरुआत चीनी से, तो हर चीज़ में चीनी है। मिठाइयाँ हमारे यहाँ बेशुमार मिठाइयाँ, तो सब में चीनी है। और चीनी का सबसे बड़ा नुकसान है, हालांकि ब्रेन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस जो है वो फ्यूल जो है वो है चीनी है, परंतु चीनी जब अधिक मात्रा में हो तो ब्रेन में वो इन्फ्लामेशन होती है, ब्रेन में वो आग लगा देती है। तो चीनी सबसे ज़्यादा नुकसानदायक हमारे मस्तिष्क के लिए। तो कोशिश करें, आपको यदि मीठा खाने की इच्छा है तो फल खाइए, फलों में ठीक मीठा, और फल में क्योंकि फाइबर बहुत ज़्यादा है, उस फाइबर होने की वजह से आपको जो शरीर में जो रक्त में जो चीनी की मात्रा जो बढ़ती है वो काफ़ी कम बढ़ती है। और यही फल यदि आप जूस के तौर पर लें, यानी जूस पिएं, तो
चीनी और शुगर, ब्लड शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो कोशिश करें कि जूस नहीं लें। 3 सर्विंग फ्रूट का कोशिश करें, 150 से 200 ग्राम मल्टी कलर्ड फ्रूट। और इसमें एक नट्स के बारे में मैंने लिखा, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा कि लोगों में ये आम धारणा है कि बादाम खाएं या अखरोट खाएं तो इनमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है। तो ये याद रखें कि बादाम, जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, सब में कोलेस्ट्रॉल 0 है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का सोर्स केवल एक ही है, वो है जो भी एनिमल सेल से आया है उसमें ही कोलेस्ट्रॉल है। तो जैसे घी है, घी में कोलेस्ट्रॉल है क्योंकि घी दूध से आया और दूध पशु से आया। और जो भी वेजिटेबल्स हैं, जो भी हमारी जो हरी सब्जी, जो भी हमारा जो खेती से पैदा हुआ है, उसमें सब में कोलेस्ट्रॉल 0 है। सो बादाम में कोलेस्ट्रॉल 0, अखरोट में कोलेस्ट्रॉल 0। तो इसलिए हम कहते हैं भाई 10 बादाम आप रोज़ ज़रूर खाएं। तो और अखरोट का तो शेप भी भगवान ने बिल्कुल ब्रेन के जैसे बनाया है। तो यदि आप अखरोट खाते हैं, 10 बादाम खाते हैं और ख़ास तौर से रात को भिगो के खाते हैं, क्योंकि भिगो के खाने से उसमें जो न्यूरोजेनिक अमाइनो एसिड्स हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, बजाय ये कि सूखे बादाम खाया जाए। तो इस तरह का यदि हम प्रयोग करें तो ये भी हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। दो चीज़ें मैं और बताना चाहूँगा आपको। हमारा भोजन के स्टाइल में थोड़ा चेंज करें। अक्सर हमारा जो रात्रि का भोजन है, डिनर है, वो 10 बजे बाद, 11 बजे बाद। शादियों में जाते हैं हम तो बारात आने के बाद 12-1 बजे तक। जितना लंबा, जितना देर से ज़्यादा भोजन होगा उतना ही आपका वज़न ज़्यादा बढ़ेगा। कारण क्या है उसका? तो हमारी एक क्लॉक है बॉडी में, बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको हम कहते हैं। तो उस क्लॉक के हिसाब से सारे हार्मोन्स जो खाने को पचाते हैं वो सब शाम को 6 बजे, 7 बजे, सनसेट के आसपास होता है। यदि आपका खाना ही रात को 9 बजे हुआ, 10 बजे हुआ, तो बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो एक बहुत बढ़िया स्टडी हुआ जिसमें उन्होंने सेम क्वांटिटी का खाना सुबह दिया और उन्हीं लोगों को सेम क्वांटिटी का खाना शाम को दिया। तो उन लोगों का वज़न, जिन्होंने शाम को खाया और लेट खाया, 10 बजे उन्होंने खाना खिलाया, उनका वज़न ज़्यादा बढ़ा, बजाय वही खाना उसी मात्रा में जब सुबह खाया गया तो वज़न नहीं बढ़ा। तो हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो भी शाम को 6 बजे तक उसका टाइम चेंज हो जाता है, 7 बजे मान लीजिए सनसेट के आसपास। परंतु आप खाना जितना लेट करेंगे तो उतना ही आपका वज़न ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। उसका एक कारण ये भी है कि खाना खाते ही, अदरवाइज हमेशा कहते हैं कि खाना खाने के 2 घंटे बाद आप सोएं। खाना खाते ही आप तुरंत सोएंगे तो नो एक्टिविटी, और कोई एक्टिविटी नहीं होने की वजह से आपका जो भी आपने खाया वो चर्बी सब बन के आपका वज़न बढ़ाएगा। इसके अतिरिक्त जो साइंस वाली बात है कि रात में जितने भी हार्मोन्स बनते हैं वो सारे हार्मोन्स आपको वज़न बढ़ाने के लिए होते हैं। और यदि आपने रात को खाना लेट खाया, वो सारे हार्मोन्स भी आपके वज़न बढ़ाने में काम करते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि शाम का खाना 7 बजे, सनसेट से पहले खाएं तो बहुत ही बढ़िया। यदि नहीं है तो 8 बजे से पहले खाना खाएं। शाम का खाना हमेशा हल्का हो और शाम को खाने के बाद 15 मिनट से 20 मिनट की सैर अवश्य करें। यदि आप सुबह की सैर करते हैं तो हमने भी एक स्टडी किया जिसमें हमने देखा है कि सैर कब करना चाहिए। तो सैर यदि आप सुबह करते हैं या सैर हर खाने के 15 मिनट बाद करते हैं, यदि आप सुबह करते हैं सैर और वर्सेस हर खाने के 15 मिनट बाद, दिन में 3 बार, यानी दोनों सैर 45 मिनट की है। शुगर का कंट्रोल बेटर है यदि आप हर खाने के 15 मिनट बाद 15 मिनट की सैर करते हैं। तो सैर, जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं या जो डायबिटीज़ के मरीज़ नहीं हैं, यदि वो 15 मिनट का समय निकाल सकते हैं, खाने के 15 मिनट बाद 15 मिनट की सैर कर सकते हैं, तो 15 मिनट में रफली आप 1500 स्टेप्स चलेंगे। तो आपके 4500 स्टेप्स इसी तरह से पूरे हो जाएंगे। और निश्चित रूप से आपकी शुगर भी, यानी आम आदमी में भी, सामान्य आदमी में भी शुगर कम रहेगी और डायबिटीज़ में भी कम होगी। तो शाम का खाना हल्का, शाम का खाना जल्दी, खाने के 2 घंटे बाद तक सोए नहीं, और चीनी का सेवन जहाँ तक हम बचा सकें कोशिश करें बचाएं, और नट्स यानी ड्राई फ्रूट्स का सेवन भी अवश्य करें। शराब एवं धूम्रपान त्याग, शराब निश्चित रूप से कोई इसको समर्थन नहीं करेगा, धूम्रपान इसका भी कोई समर्थन नहीं करेगा। नमक को मैंने इसलिए लिया, शुड आई कंटिन्यू सर? सो नमक, आप कहें कि शरीर में नमक है तो जान है, और शरीर में नमक नहीं है तो जान नहीं है। और नमक इसीलिए प्राणदायक है,
क्योंकि सोडियम यदि आपका कम हुआ तो आपको एक्सट्रीम एग्जॉशन, अधिकतम थकान, और कई बार ये कम सोडियम आपको बेहोशी की तरफ ले जा सकता है। इसलिए नमक आवश्यक है, परंतु ज़्यादा नमक प्राणघातक है। ज़्यादा नमक का यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर तुरंत बढ़ता है। यदि आप 1 चम्मच भी नमक या आधा चम्मच भी नमक अतिरिक्त खाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर तुरंत बढ़ता है। और ये सबसे बड़ा नमक का दुष्प्रभाव है कि ये नमक का असर तुरंत आता है। तो इसलिए कोशिश करें कि नमक का जो सेवन है 2 से 4 ग्राम प्रतिदिन, यानी जो आपकी सब्जी में, दाल में जो डलता है वो ही नमक डालिए। इसके अतिरिक्त टेबल पर जो सॉल्ट है उसका प्रयोग नहीं करें। कोशिश करें कि भोजन जो है वो ताज़ा हो, बजाय ये कि प्रोसेस्ड फूड। यानी फूड को आप जब बार बार गर्म करते हैं तो उसमें 2 नुकसान होते हैं। जितने भी प्रिजर्व्ड फूड हैं सब में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि नमक को भी एज ए प्रिजर्वेटिव बहुत लोग प्रयोग करते हैं। और दूसरा ये कि जब बार बार किसी को हीट और रीहीट करते हैं ट्रांस फैट की मात्रा बढ़ती है, तो वो भी आपको शरीर को नुकसान पहुंचाती है। लोग ये भी पूछते हैं कि आजकल एक फैशन और चला है कि आयोडाइज साल्ट खाएं या रॉक साल्ट खाएं। तो कई लोग कोशिश करते हैं कि रॉक साल्ट खाएं बजाय आयोडाइज साल्ट। हमेशा हम आयोडाइज साल्ट का प्रयोग करें, क्योंकि हमारे देश की, हमारा अपना भी स्टडी है जिसमें हमने दिखाया कि देश में काफ़ी हिस्सों में अब आयोडीन की मात्रा की कमी पूरी हो चुकी है, इसलिए वो क्योंकि आयोडाइज साल्ट का प्रयोग करते हैं। जो रॉक्स और आयोडाइज साल्ट जितना भी आता है हमारे देश में सारा गुजरात से आता है, और उसको आयोडीन ऊपर से डाला जाता है, और आपके पहुँचते पहुँचते वो आयोडीन की मात्रा भी उसमें कम हो जाती है। रॉक सॉल्ट में आयोडीन बिल्कुल नहीं होता। रॉक सॉल्ट सारा पाकिस्तान से आता है, और वो जिसको हम लाहौरी नमक या जिसका रंग थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप इस तरह का रंग होता है, उसमें कैल्शियम और उसमें मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, परंतु आयोडीन मुक्त होता है। तो हम लोग सब आयोडीन वाला ही साल्ट का प्रयोग करें, क्योंकि यूपी वाला जो बेल्ट है ये भी आयोडीन डेफिशिएंट बेल्ट है। तो आयोडाइज सॉल्ट का ही प्रयोग करें बजाय ये रॉक सॉल्ट का। नमक की मात्रा को 2 से 4 ग्राम रखें। अधिक नमक का सेवन नहीं करें, क्योंकि हम लोग अक्सर अचार में, पापड़ में, इनमें काफ़ी नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, और वो सोडियम हमको नुकसान पहुंचा सकता है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, ये कॉम्बिनेशन आम है। जिनको मधुमेह है 80% लोगों को ब्लड प्रेशर भी है, और जिनको ब्लड प्रेशर है उनमें 40% लोगों को डायबिटीज़ भी है। सो दे आर रनिंग टुगेदर। तो इसको वरदान की तरह लें या अभिशाप की तरह। तो मैं कहूँगा इसको, मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि मैं डायबिटीज़ का डॉक्टर हूँ इसलिए ये वरदान है, नहीं तो बाकी अभिशाप है। नहीं, वरदान इसलिए है। तो एक चीज़ अब जो देखा पिछले 30 साल जो पीजीआई में मैंने काम किया, जो भी मरीज़ साल में 3 या 4 बार आके दिखा गए वो सब 75 को क्रॉस कर गए, यानी उनकी उम्र बढ़ी। और जो मरीज़ नहीं आए, साल में 1 बार, फिर ठीक हो गया, दवाई छोड़ दिया, नहीं आए, 2 बार आए, वो लोग चले गए। तो कहने का तात्पर्य है कि बीमारी होने की वजह से, क्योंकि अभी हमारी इतनी जागरूकता नहीं है हम लोगों में कि बीमारी नहीं हो तो फिर भी हम जांच करें और डॉक्टर से मिलें। तो बीमारी होने के बाद आपको अपने डॉक्टर से मिलने का अवसर मिलता है, और हर बार कुछ ना कुछ नया पकड़ में आता है। शुगर आपकी ठीक नहीं है, उसकी दवाइयाँ बढ़ जाती हैं या इंसुलिन भी लग सकती है। ब्लड प्रेशर आपका ठीक नहीं है, उसकी दवाई बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल आपका ज़्यादा है, उसकी दवाई मिल जाती है। यूरिक एसिड ज़्यादा है, उसकी दवाई मिल जाती है। तो कारण ये है कि आपका आपके डॉक्टर से संपर्क बढ़ता है। संपर्क बढ़ने की वजह से आप दवाइयों को ज़्यादा, आप बीमारियों को ज़्यादा पकड़ते हैं और उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इसको वरदान की तरह लें। और मैंने जो जिन 4 सेलिब्रिटीज़ के आपको फ़ोटो दिखाए वो सभी अपनी ऊंचाइयों पर हैं, क्योंकि इसलिए कि बीमारी जो है इसको आप वरदान की तरह लें। अभिशाप की तरह लेंगे आप डिप्रेशन में जाएंगे और जल्दी ही अपने शरीर को नुकसान पहुँचाएंगे। तो इसलिए वरदान की तरह लें। और मैंने आपको बताया कि ऐसे लोग जो अपना समय पे सही इलाज करवा पाते हैं दीर्घायु को प्राप्त करते हैं। इसलिए आजकल कई डायबिटीज़ हम जो देखते हैं 70, 75, इवन 80 तक को भी क्रॉस कर चुके हैं। अभी हमारे पास कुछ दिनों पहले एक डायबिटीज़, उनको 75 साल से, तो उनको करीब डायबिटीज़ हुआ 16 साल की उम्र में, और 75 साल का डायबिटीज़ उन्होंने जीवन जिया है। तो यानी ये संभव है कि लंबा जीवन आप जी सकते हैं यदि आप अपने शरीर पर कुछ ध्यान दें। कोशिश करें कि स्वस्थ जीवन,
स्वस्थ जीवन के बारे में मैं एक कहना चाहूँगा कि अभी आपने देखा होगा 4-5 सेलिब्रिटीज की एक साथ अचानक मृत्यु, सडन डेथ हुई। दे वर ऑल फिजिकली फिट बट दे वर ऑल अनहेल्थी। चाहे वो नाम नहीं गिनाऊंगा मैं, चाहे वो पुनीत राजकुमार हो, चाहे वो सिद्धार्थ शुक्ला हो, दे वर ऑल डूइंग एक्सरसाइज ऑन दैट डे। उस दिन भी वो सिद्धार्थ शुक्ला ने जिम किया, जिम करने के बाद रात को आए, सो गए और सुबह घर गए। तो कहने का तात्पर्य है कि वो फिजिकली भले ही फिट हों बट दे वर अनहेल्थी। तो कोशिश करें कि इसीलिए वो अनहेल्थी क्यों थे। अब या तो उनका कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा, शुगर हो सकता है अभी प्री डायबिटिक स्टेट में चल रहे होंगे, जिम करते समय ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ था। तो फिजिकली वो लोग बड़े फिट थे पर वो बेसिकली शारीरिक रूप से देवर अनहेल्थी, दैट्स व्हाई दे डाइड। आपने कई बार सुना होगा कि रात को सोए और सुबह उठे ही नहीं। कई बार ये भी सुना होगा ट्रेडमिल करते करते चले। तो इन सब में क्या होता है कि हमारे शरीर की जितनी भी जो रक्त नलियाँ हैं, क्योंकि एक आपने सुना होगा कि हर शमशान के बाहर एक चीज़ लिखा होता था, मुझे अभी भी ध्यान है कि हमारे जयपुर में जो शमशान था वहाँ पे एक लिखा होता था कि मृत्यु की प्रक्रिया जन्म होने के तुरंत बाद शुरू हो जाती है, यानी जन्म के तुरंत बाद मृत्यु की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो मैं शायद कई वर्षों तक उसको समझ नहीं पाया कि क्यों है कि जन्म के बाद मृत्यु की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो यदि हम देखें शरीर में जो हमारा गंदा कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम कहते हैं, पैदाइश के समय यानी न्यूनेट यानी 28 दिन की उम्र के समय केवल 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, और यही कोलेस्ट्रॉल 1 साल की उम्र तक बढ़ते बढ़ते 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ जाता है। और आज हमारा टारगेट वही है कि इस कोलेस्ट्रॉल को 30-40 ही लेके आए, चाहे वो दवाई से लेके आए, चाहे आप खाने के परहेज से लेके आए। क्योंकि जो प्रोसेस खून की नलियों में जो एथेरोस्क्लेरोसिस का जो प्रोसेस है, खून की नलियों का जो बंद होने का जो प्रोसेस है, वो जन्म के तुरंत बाद आरंभ हो जाता है। और उस प्रक्रिया को आप अपना लाइफस्टाइल से, आप नई दवाइयाँ जो उपलब्ध हुई हैं जो आपकी उम्र को बढ़ाती हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि डायबिटीज़ में अब इस तरह की कई दवाइयाँ आई है जो न केवल शुगर को ठीक करती हैं परंतु आपको मृत्यु से भी रोकती है। अब आप कहोगे मृत्यु कौन रोक सकता है, वो तो ईश्वर के हाथ में है। तो हम भी कहेंगे कि मृत्यु को हम भी नहीं रोक सकते, परंतु जब तक आप जिए तब तक आप अच्छी तरह जिए, स्वस्थ जिए और किसी पर निर्भर होकर न जिए। क्योंकि हमारा लक्ष्य यही है कि आप अच्छा जिए, और जब आप अच्छे रहेंगे कुछ न कुछ अच्छा करेंगे, समाज के लिए अच्छा करेंगे, तो एटलीस्ट ये तो माना जाएगा कि आपके शरीर से इस देश को, इस समाज को, इस राष्ट्र को फ़ायदा हो रहा है। और कोशिश करें कि समाज के उपयोगी बने ताकि हमारा ज़िंदगी और हमारा जीवन श्रेष्ठ हो और लोग हमें याद रखें। ये आहार का एक लिस्ट जो हमने बनाया, जो हम हमारे ओपीडी में अक्सर फॉलो करते थे, इसमें बस एक ही चीज़ मिसिंग है, वो है रोटी। तो सबसे जो खतरनाक चीज़ें हमारे खाने में 2 ही चीज़ें, एक तो चीनी और दूसरा है रोटी। और रोटी में सबसे ज़्यादा नोटोरियस जो है वो गेहूँ है। गेहूँ खाने से आपकी शुगर स्पाइक होती है। तो इसीलिए कोशिश करें कि मल्टीग्रेन आटा खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपकी शुगर तेज़ नहीं बढ़े। और दूसरा एक चीज़ मैं आपको बताऊं जो मैं पहले नहीं बताया, फल कब खाना चाहिए। हमने फलों का बात किया कि 3 सर्विंग फ्रूट्स का, 2 सर्विंग ग्रीन वेजिटेबल का हो। फल कब खाएं, तो फल हमेशा कोशिश करें कि खाने के तुरंत बाद खाएं, क्योंकि फल में उसके 2 सबसे बड़े फ़ायदे हैं, बजाय 2 खानों के बीच में खाएं। तो लोग अक्सर फल शाम को 5 बजे या दोपहर में 11 बजे के आसपास खाते हैं। हम कहेंगे नहीं, ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद, लंच के तुरंत बाद और डिनर के तुरंत बाद। उसके 2 फायदे हैं। एक तो ये कि यदि आप फल खाने के तुरंत बाद खाते हैं तो आपकी जो शुगर का राइज है वो बहुत कम होता है, बजाय यदि आप फल खाने के बीच में खाते हैं या खाने के पहले खाते हैं। और दूसरा, फलों में काफ़ी मात्रा में हमारे शरीर में पाचन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बहुत सारे हैं, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स खाने को पचाने में मदद करते हैं। तो आप यदि ये भी कोशिश करें कि जो लोग अक्सर ये गैस की गोली, गैस तो हर एक को बनती है, तो इस गैस की गोली जो पेंटोसिड है या राजू, तरह तरह की दवाइयाँ जो खाते हैं, उसको भी आप कम कर सकते हैं यदि आप फल खाने के तुरंत बाद खाएं। तो ये जो चार्ट है इसमें रोटी नहीं है, और इस चार्ट ने कई लोगों का उम्र बढ़ाया है। तो इस चार्ट का यदि आप पालन करें तो कम से कम 5 से 7 किलो वजन तो आपका 3 महीने में कम हो ही जाता है। सो निष्कर्ष या उपसंहार, जब मधुमेह उच्च रक्तचाप दोनों पति पत्नी की तरह, दे रन टुगेदर।
दे आर फ्रेंड्स एंड दे आर फोज आल्सो। दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी हैं और दोनों एक दूसरे के साथ भी हैं। एंड बोथ आर साइलेंट किलर्स, क्योंकि 50% लोगों में न डायबिटीज़ के कोई लक्षण होते हैं न ब्लड प्रेशर के कोई लक्षण होते हैं। दोनों शरीर के लिए घातक है। यानी दोनों मिल जाएं तो 1 और 1 2 नहीं, क्योंकि 1 और 1 11 बन जाते हैं। और ज़िंदगी के 5 मूल मंत्र, मोटापा, जो मैंने आपको बताया कि आप खुद अपना लंबाई में 100 यदि घटाएं और आपका पेट या वेस्ट लाइन आपकी 90 या 80 है तो आपको मोटापा है, उसको कम करें। अपना लाइफस्टाइल को बदलें, धूम्रपान का त्याग करें और डेली रूटीन में एक्सरसाइज करें। और कुछ भी नहीं कर सकते तो 10,000 स्टेप्स रोज चलें। उसी से भी आपकी ज़िंदगी में 10,000 स्टेप यदि आप चलते हैं तो लगभग 6 से 6.25 किलोमीटर यदि आप चलते हैं तो वो पर्याप्त है आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने का और कम से कम आपके वज़न को नहीं बढ़ाएगा। यही एक सफल जीवन की कुंजी है। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और मिश्रा जी को बहुत बहुत साधुवाद कि आपने हमें आमंत्रित किया और हम यहाँ आए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। पूछना है वो कृपया आगे आ जाए, आगे आ जाए। और किसी का कोई प्रश्न हो तो कृपया हाथ उठाएं। उस डाइट चार्ट में खास तौर से उन लोगों के लिए है जो इंसुलिन पर नहीं है, क्योंकि उसमें रोटी की मात्रा बिल्कुल नहीं है। तो वो सामान्य तौर से हमने उन लोगों के लिए बनाया है जो गोलियां ले रहे हैं डायबिटीज़ के लिए और केवल लाइफस्टाइल पे। जो इंसुलिन पे है उनके लिए थोड़ा अलग से प्रिकॉशन इसलिए आवश्यक है क्योंकि हर इंसुलिन के कार्य करने की क्षमता का एक विशेष पीरियड होता है। यदि उस पीरियड को खाने से कवर नहीं किया गया तो उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। इसलिए ये चार्ट वो लोग सावधानी से पालन करें और ध्यान रखें कि हाइपोग्लाइसीमिया किसी भी हालत में नहीं। तो भी हाइपरटेंशन है। तो जो रीडिंग बताया है मैंने 140/90 जो सैक्रोसेंक्ट फिगर हो गया एक तरह से, तो ये 2 या 3 बार कंफर्म करने के बाद उसमें कोई भी ज़्यादा हो, चाहे ऊपर वाला ज़्यादा हो चाहे नीचे वाला ज़्यादा हो, दोनों ही हाई ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आएंगे। तो यदि किसी का लगातार 145 रह रहा है, कई बार नापरे भी रह रहा है और नीचे वाला यदि 90 से कम भी है तो भी ऐसे व्यक्ति का इलाज होना चाहिए। दवा चलनी चाहिए। दवा चलने के बावजूद भी यदि ऐसा हो रहा है दवा बढ़ाना चाहिए। बहुत दवाइयाँ उपलब्ध है ब्लड प्रेशर की जो डिफरेंट टारगेट्स करती हैं, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, दवा बढ़वाएं। जी नमस्कार सर, मैं मनोज शर्मा, समीक्षा अधिकारी सिंचाई विभाग से। सर मेरी पत्नी को पिछले 16 वर्षों से डायबिटीज़ है। तो जो वर्ष में व्रत पड़ते हैं जैसे करवा चौथ, शिवरात्रि या नवरात्रि, तो पत्नी जो व्रत करती हैं और उस दिन जो है डायबिटीज़ की दवा नहीं खाती हैं, तो क्या यह ठीक है? ये सामान्य प्रश्न है क्योंकि और महत्वपूर्ण है, लेकिन इसलिए कि हमारे देश में व्रत परंपरा बहुत प्रचलित है, चाहे वो करवा चौथ हो चाहे और व्रत हो। तो सबसे बड़ा है कि जो लोग इंसुलिन पे, उनके लिए तो यही रिकमेंडेशन है कि उनको व्रत नहीं करना चाहिए। यानी उनके लिए तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो व्रत कर रहे हैं और इंसुलिन लगाते हैं वो व्रत नहीं करें। जो लोग गोलियों पर हैं उन लोगों के लिए मॉडिफिकेशंस पॉसिबल है। जैसे व्रत में एक टाइम खाना खाया तो उस तरह का गोली ले सकते हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए काम करती है। यदि खाना बिल्कुल नहीं खाना है तो फिर उस दिन गोली जो खाना है वो बंद रहेगा।
तो ये अपने डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि हर चीज़ का इनका भी गाइडलाइन है। करवा चौथ का गाइडलाइन है, रमज़ान का गाइडलाइन है। तो सारी दवाइयाँ हम लोग उस समय बदल देते हैं, जो कि शॉर्ट एक्टिंग होती है, जो कि शुगर को नॉर्मल करती हैं पर कम नहीं करती हैं। परंतु जो इंसुलिन पे हैं उनके लिए व्रत निषेध है, उनको व्रत नहीं करना चाहिए। धन्यवाद सर। संडे में एक आर्टिकल द हिंदू में आया था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिवर्ट हो जाती है ये डायबिटीज। तो अभी तो आपने सर लेकिन शायद उसका वो बता दिया, रिवर्ट नहीं होती है, वो बस टाइम बीइंग रेमिशन वो रुक जाती है। और सर दूसरी चीज़ आजकल एक जो कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट चल रही है, कीटो डाइट, हाँ, वो कहाँ तक सही है इस चीज़ के लिए? और अब मैं दोनों बातों को आपकी पूरी करता हूँ, क्योंकि शायद मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग का जिक्र नहीं किया। इंटरमिटेंट फास्टिंग अब इस समय काफ़ी प्रचलित हो रहा है, काफ़ी सारे डेटा भी आया है उसके अंदर। पर मैं आपको बता दूं, इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि आप दिन में 4 या 5 घंटे खा रहे हैं और बाकी 18 घंटे या 18.5 घंटे आप कुछ नहीं खा रहे। तो उसका मकसद ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से, क्योंकि जब भी आप खाना खाते हैं, पहले ये ट्रेंड था कि आप हर 2-2 घंटे से खाइए, तो जितनी बार भी आप खाना खाएंगे उतनी बार हर बार खाना आपके शरीर से, पैंक्रियाज से इंसुलिन को निकालेगा, क्योंकि शुगर को नॉर्मल करना है। और जब भी जितनी बार भी इंसुलिन निकलेगा वो हमेशा ज़्यादा मात्रा में निकलता है। तो जब ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन आता है तो यू फील हंग्री एंड यू ईट मोर। तो इसलिए कहते हैं कि यदि आप ज़्यादा या कई बार दिन में खाना खाएंगे, फ्रीक्वेंटली खाना खाएंगे, जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल स्नैक्स, कभी चाय पिया, चाय के साथ बिस्किट हो गया, बीच में फिर फ्रूट आ गया, इस तरह के जब खाना चलता है तो उसमें क्या होता है, हर बार शरीर से इंसुलिन निकलता है और वो इंसुलिन निकलने से आपका वजन बढ़ता है। तो लोगों ने क्या कंसेप्ट बनाया कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। तो जैसे आपको ब्रेकफास्ट का टाइम किया से 8 से 9:30 बजे, तो 8 से 9:30 उसमें खाना कम नहीं कर रहे हैं हम, कह रहे हैं जो खाना खा रहे हैं आप वो 8 से 9:30 के बीच में आपने पूरा ब्रेकफास्ट जो आप रोज़ कर रहे हैं वो इस टाइम फ्रेम में कर लिया। लंच का टाइम जैसे 1 से लेकर 2:30 तक है, उसमें आपने जो खाना खाया, ऐसे आपका डिनर का टाइम 1.5 घंटे का है। तो सारे दिन आप केवल 4.5 घंटा खा रहे हैं, बाकी 19.5 घंटा आप कुछ नहीं खा रहे हैं। उस दरमियान आप जो 19.5 घंटे हैं उसमें आप ग्रीन टी, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, यानी चीनी और दूध ये भी बंद रहेंगे। यदि आप इसका भी पालन करते हैं तो भी यू मे लूज 4 to 5 kg वेट। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ गुड, इट इज़ नॉट बैड। पर ये कि इंटरमिटेंट फास्टिंग लोग ज़्यादा लंबे समय तक रख नहीं पाते। और इंटरमिटेंट फास्टिंग के बीच में हमेशा ध्यान रखें कि यू हैव नॉट टू स्नैक, यानी ये जो बिस्किट्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये कुछ नहीं खाना, उसमें खाली ओनली कैलोरी फ्री बेवरेजेस हैं, जैसे आपका एक ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी। तो इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ गुड इफ़ यू कैन फॉलो। और ख़ास तौर से ध्यान रखें कि इसमें क्वांटिटी कम नहीं की गई। क्वांटिटी आप जितना खा रहे हैं उतना ही खा रहे हैं, पर आप वो लिमिटेड पीरियड में खा रहे हैं। तो बाकी जो पीरियड है 19.5 घंटा, वो आपका फास्ट हो गया। उस फास्टिंग में आपके बॉडी में कीटोन बनते हैं और वो कीटोन इज ए वेरी गुड सब्सटेंस फॉर द ब्रेन एज ए फ्यूल वन। तो ब्रेन में जब कीटोन पहुंचते हैं तो आपके ब्रेन का एक जो सेंटर है, सैटाइटी सेंटर जिसको हम कहते हैं, जिससे आपको खाने के बाद संतुष्टि मिलती है, उसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो आप नहीं खाने के बावजूद भी यू फील यू आर सेटिएटेड। तो ये उसका प्रिंसिपल है, इसलिए लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग को चलाया। दूसरा प्रश्न आपका कीटो डाइट, जिसमें कार्ब फ्री डाइट, ये कभी भी कोशिश नहीं करी। जिसने शुरू किया कार्ब डाइट दैट वाज एटकिन, एटकिन नाम था जिन वैज्ञानिक ने शुरू किया, एंड ही हिमसेल्फ डाइड ऑफ हार्ट अटैक। तो आप ये देखें कि कीटो डाइट में क्या, यदि आप कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमारी खाने में 50% अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि यू नीड इंस्टेंट ग्लूकोज, वो ब्रेन को चाहिए। यदि आप कार्ब फ्री कर देंगे तो ब्रेन को कीटोन तो मिलेंगे, पर ग्लूकोज जो इमीडिएटली चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो कीटोन डाइट से भी बल्कि शरीर में आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, एंड इवन इट कैन लीड टू डेथ, बिकॉज उसमें पोटेशियम बहुत कम हो जाता है कीटोन डाइट में, तो उससे आपकी मसल वीकनेस वगैरह बढ़ जाती है। तो इसलिए कीटो डाइट का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम से कम 50% रखें, उसको 10 या 15%, कीटो डाइट में यूजुअली 20% तक हम ले आते हैं उसको, तो वो नहीं करें। और इंटरमिटेंट फास्टिंग को हम लोग प्रोत्साहन कर सकते हैं।
की आवश्यकता है? लगातार दवाएं बढ़ती जा रही है, डॉक्टर के पास जाएं तो प्रॉब्लम हो रहा है, बेचैनी है, नहीं आ रही, तो दवाएं बढ़ जाती हैं लेकिन परेशानी कम नहीं होती। साल भर चलने तक कोई दवा नहीं खा रहे, साल भर से ठीक है। तो दो चीज़ें मैं आपको कहना चाहूँगा कि साल भर पहले कुछ नहीं खाते थे, साल भर के बाद अचानक काफ़ी सारी दवाइयाँ आ गई। तो दो चीज़ें हैं, एक तो आपको कि चलो कोविड हुआ है, कोविड की वजह से आपका जो बॉडी का जो जितनी भी एबनॉर्मलिटीज़ थी वो तुरंत बाहर आ गई। और ये मानिए आपकी जो आपको एक साथ इतनी सारी बीमारियां आई हैं वो कई सालों से पहले चल रही थी, वो बहुत ही मतलब क्या डॉर्मेंट स्टेज में थी जो पता नहीं थी आपको, क्योंकि हम लोग जांच तो कभी नहीं कराते अपनी, हम लोग कभी जांच नहीं कराते, हम लोग कभी अपना ब्लड प्रेशर नहीं नपाते, हम लोग और कोई जांच जो है कोलेस्ट्रॉल की वगैरह ये नहीं कराते। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको जो अचानक इतनी सारी दवाइयों की आवश्यकता पड़ी, कई बीमारियां आप में चल रही थी पहले, जो अचानक कोविड की वजह से अनमास्क हो गई, मतलब बाहर आ गई, और कोविड ने उसको और नुकसान पहुंचाया। तो कोविड का सबसे बड़ा नुकसान था कि उसने पैंक्रियाज की सेल्स को भी वो नष्ट कर दिया, तो वो उसकी वजह से ये फिर दवाइयाँ बढ़ी। अब आपने पूछा दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स, निश्चित रूप से होते हैं, क्योंकि ये पेट वाले खास तौर से गैस का बनना, कब्जी होना, ये होते हैं। तो इनको आई थिंक आप खाने के परहेज से, पानी पीकर, हरी सब्जियां खाकर इनको ठीक कर सकते हैं। और आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें कि इतनी दवाइयों की क्यों यदि आवश्यकता पड़ रही है तो हो सकता है आपको शायद इंसुलिन की ज़रूरत पड़े कुछ देर के लिए, वो लगाइए। तो हमारे एक ये भी मिथ है लोगों में कि इंसुलिन एक बार शुरू हुआ वो सारी उम्र चलेगा, वो ऐसा नहीं है। इंसुलिन आप 2 महीना 3 महीना दे के शुगर को ठीक कर सकते हैं, ठीक करने के बाद वापस आप गोली पे आ सकते हैं। तो कई सारी जो अवधारणाएं हैं, भ्रमित धारणाएं हमारे मन में कि एक बार वंस ऑन इंसुलिन ऑलवेज ऑन इंसुलिन इज़ नॉट ट्रू, माने वो ठीक नहीं है। इंसुलिन लगाने में परहेज, डर लगता है, शुगर कम होने का डर लगता है, निडल का डर लगता है। तो आई थिंक ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों का निवारण है, क्योंकि आपको यदि आवश्यकता है इंसुलिन की, यदि आपका 3 महीने वाला शुगर हीमोग्लोबिन A1C 9% से ज़्यादा लगातार चल रहा है तो बेस्ट इज यू टेक इंसुलिन। तो आपका जो सवाल है उसका, आपको शायद कई बीमारियां चल रही थी जो बड़ी डॉर्मेंट स्टेज में थी, कोविड ने उनको बाहर लाया। तो थैंक्स टू कोविड टू सम एक्सटेंट कि एटलीस्ट पता चला, अब आपको इलाज चल रहा है। अब आपने डॉक्टर से संपर्क करके इन दवाइयों की मात्रा को कम करा सकते हैं, और पेट वाले जितनी भी समस्याएं हैं वो आप अपने आप ही ठीक करें। सर आपने एक फल के लिए बताया कि बिफोर जो है ब्रेकफास्ट या आप बाद में खाने के बाद खाएं, तो सर फल का मेटाबॉलिज्म क्या फ़र्क पड़ेगा? लोग कहते हैं खाने के पहले खाएं उसको जो है फल, सर फल की बात आपने ये फ्रूट्स की, हाँ। आपने कहा कि मैं उसको करता हूँ, एडवाइस करता हूँ खाने के बाद खाएं फल जो है, लेकिन सर ऐसा प्राय होता है कि जो है तो खाने के पहले लोग कहते हैं कि पहले ही खा लो खाली पेट फल, तो उसका सर मेटाबॉलिज्म क्या इफेक्ट पड़ेगा सर, ये जानना चाहूँगा। ये आम धारणा है कि फल को खाने से अलग रखा जाए, अरे खाने के पहले खाया जाए या 2 खानों के बीच में खाया जाए, परंतु अब बहुत सारी स्टडीज ऐसी अवेलेबल हैं जिसने 2 फायदे बताए हैं फल यदि खाने के तुरंत बाद खाते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि वही मात्रा फल की यदि आप खाने के बीच में या खाने के पहले खाएं तो आपकी शुगर स्पाइक यानी काफ़ी ऊंची, यानी करीब 100-150 तक आसानी से पहुंच जाती है। और वही मात्रा फल की यदि आप खाने के तुरंत बाद खाएं तो शुगर की मात्रा उतनी नहीं बढ़ती। दूसरा सबसे बड़ा फायदा जो खाने का, फल खाने के तुरंत बाद है कि फलों में काफ़ी मात्रा में डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो आपकी खाने को पचाने में मदद भी करते हैं। तो इसलिए मैं तो मतलब इसी विश्वास से कहूँगा आपको, क्योंकि डेटा भी है और अनुभव भी है कि आप खाने को फलों को खाने के बाद ही खाएं और खाने के तुरंत बाद खाएं। ऐसा नहीं कि उसको खाने के 2 घंटे बाद पहले भी सीक्रेट हो सकते हैं उनमें से जो भी चीज़ें हैं, तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर शुगर कम करने के लिए? नहीं, इसलिए नहीं पड़ेगा उसके अंदर कि पहले यदि आपने, क्योंकि फलों में फाइबर है और खाने के साथ मिक्स होने के बाद फलों में की शुगर बड़ी धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है, और वही फल यदि आपने पहले खाया तो शुगर तेजी से एब्जॉर्ब होती है। हाँ जी, सर मैं 8 साल से डायबिटिक हूँ और व्यायाम से आपने बताया तो व्यायाम से मैं कंट्रोल किए था, लेकिन इधर मुझे डेंगू हुआ तो फिर मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। फास्टिंग मेरी 199 आई,
मैं एक डॉक्टर यश कुमार का नाम शायद आपने सुना होगा, जो कहते हैं एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी वाले, वो अलग टेस्ट कराते हैं, इसे HbA1c फास्टिंग और PP से हट के कराते हैं। वो टेस्ट मैंने कराया तो होमा IR कराया है। होमा IR में मेरी फास्टिंग इंसुलिन 4.13 आया है, रेंज में है। और ये बीटा फंक्शन टेस्ट कराया, ये भी 14.4 है। और ये इंसुलिन सेंसिटिविटी 124.7 है। और होमा इंडेक्स 0.80 है। सारे रेंज में है, सारे रेंज में है। फिर भी मेरा फास्टिंग 199 आ गया। सी पेप्टाइड कराया सर जो है, ये भी मेरा रेंज में है, 1.85 है। तो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब रेंज में होते हुए भी मेरा कैसे हो बढ़ गया। अच्छा सर, चलिए अब आपको मैं बात मैं समझ, सर एक थोड़ा सा और जोड़ दूँ, तो क्या वो जो बता रहे हैं उनके पास जाने पर ये रिवर्स हो सकता है मेरा? सुनिए, तो पहला सवाल तो ये कि मेरे सारे टेस्ट जो हैं बीटा सेल्स वाले, जो पैंक्रियाज वाले जो टेस्ट हैं, सब रेंज में हैं। और रेंज में होने के बावजूद भी डायबिटीज़ हो रहा है, शुगर ज़्यादा है। ठीक है, तो उसका सबसे बड़ा कारण, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ जो आपको है, वो टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन के कार्य करने की क्षमता घट जाती है। इंसुलिन हमारे शरीर में मसल्स पे और लिवर पे काम करती है, और ये दोनों अंगों पे उसकी जो इंसुलिन होने के बावजूद भी वो काम नहीं कर पाती। अब वो क्यों नहीं काम कर पाती है? कुछ मोटापा कारण है, लीवर का मोटापा भी। आपने सुना होगा फैटी लीवर, डॉक्टर धीमन तो उसके मास्टर हैं। फैटी लीवर है, उसको NAFLD, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, कुछ कहते हैं जब डैमेज ज़्यादा हो जाए तो नॉन एल्कोहलिक। तो यानी लीवर वाला जो फैट है, दैट इज़ वेरी डेंजरस। वो इंसुलिन के कार्य करने की क्षमता को घटा देता। तो आपको क्या हुआ है कि इंसुलिन तो है शरीर में, पर इंसुलिन के कार्य करने की क्षमता कम हो गई है। तो उसके कारण है कि डेंगू ने उसको खराब किया है। क्योंकि जब भी आपके शरीर में कोई बीमारी होता है, डेंगू हो गया, अभी चिकनगुनिया बहुत हुआ, चिकनगुनिया हो गया, तो उनका जो स्ट्रेस है, डेंगू का अपना अपना स्ट्रेस है कि डेंगू हुआ, चिकनगुनिया हुआ या कोविड हुआ, इन सब बीमारियों की वजह से भी आपकी शुगर, कोई भी बीमारी हो जाए शुगर के साथ, तो आपकी शुगर हमेशा बढ़ जाती है। तो उन बीमारियों में आपकी जो शरीर की इंसुलिन है, वो जो बची खुची जो इंसुलिन है, वो भी काम नहीं कर पाती। तो आपका भी जो ताज़ा डेंगू हुआ है, उसकी वजह से ये काम नहीं कर पा रही। दूसरा ये, आप इतने मोटे भी नहीं लग रहे हैं। हो सकता है आपका पेट जरूर 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, तो ये आप जरूर नापिए। तो हाँ, तो आप अभी इस समय ऐसा करें, इस समय आप दवाई जो बताएं आपके डॉक्टर साहब, दवाई अवश्य लें। हाँ, दवाई ले रहा हूँ। इसको शुगर को ठीक करो। ठीक करने के बाद जब आपका शुगर एक बार ठीक हो जाए, हीमोग्लोबिन A1C ठीक हो जाए, आप कोशिश करें कि दवाओं को फिर कम करने की कोशिश करें और फिर अपनी एक्सरसाइज को शुरू करें। तो सवाल बड़ा वाजिब है कि इंसुलिन होने के बावजूद भी इंसुलिन फिर भी शुगर ज़्यादा है, क्योंकि इंसुलिन के कार्य करने की क्षमता, यही डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ इस तरह का बीमारी है कि इंसुलिन होने के बावजूद वो काम नहीं कर पाती। और क्यों नहीं कर पाती? कि कहीं ना कहीं आपके शरीर में वसा की मात्रा, फैट की मात्रा ज़्यादा है, कि लीवर में चर्बी है, मसल में चर्बी भरा पड़ा है, इसलिए वो काम ही नहीं कर पाती। तो उसको कार्य क्षमता को बढ़ाने के तरीके हैं, आप एक्सरसाइज रेगुलर करें, योगा करें, प्राणायाम करें, ब्रिस्क वॉक करें, और खाने का परहेज, खासतौर से ये जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, ये नहीं खाएं। सर, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, आपने ब्रिस्क वॉक कहा, अगर साइकिलिंग करें तो भी चलेगा? चलेगा। कितने देर करना चाहिए सर? साइकिलिंग 10 किलोमीटर रोज चलाइए। साइकिल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ किसी भी प्रकार का एक्सरसाइज, बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज इज बेटर। साइकिलिंग है, ब्रिस्क वॉक है, आपका इवन पुशअप्स है, सिट्सअप है, और आपका ये स्विमिंग है, मतलब कोई भी, और जिम भी कर सकते हैं, आपको लाइट जिम है वो भी कर, यानी कह रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय एक ही तरह का एक्सरसाइज। सर, और खाने से पहले सलाद लेना चाहिए या बाद में? खाने से पहले ये प्रश्न है सर, जो है सलाद खाने के पहले लें या बाद? सबसे पहले खाने का एक नियम और है। खाने के 5 नियम मैं आपको बताता हूँ। हालांकि मैं कोई योगा टीचर नहीं हूँ वैसे, पर फिर भी बताऊँगा आपको। सबसे पहले खाने से पहले तो 2 गिलास पानी पिए, ताकि आपका पेट थोड़ा सा भरे, और पेट से सेंसेशन जो सीधे दिमाग में जाते हैं, वो आपको अगेन सैटिस्फैक्टी देंगे, यानी संतुष्टि देंगे कि आपने खाना खा लिया। तो पहले तो 2 गिलास पानी पिया। उसके बाद सबसे पहली चीज़ खाएं सैलेड। सैलेड के बाद खाएं सब्जी के बाद खाएं दाल के बाद खाएं दही, यदि होता है दही खाइए, और लास्ट में रोटी और जो बचा हुआ सब्जी दाल है वो खाइए, और अंत करें फ्रूट से। तो यदि ये पैटर्न ऑफ ईटिंग रखते हैं तो डेफिनेटली द राइज इन शुगर इज मच लेस एज अपोज टू
तो हमारा पैटर्न ऑफ ईटिंग भी सबसे पहले हम मिठाई पे कूदते हैं, सबसे पहले हम रोटी खाते हैं, तो आई थिंक रोटी को सबसे लास्ट में। चावल भी खाएं कि ना खाएं इसको भी थोड़ा बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, हाँ डॉक्टर साहब, एक मेरा प्रश्न था कि जो ब्लड प्रेशर के और हार्ट के पेशेंट्स होते हैं वो अपनी डाइट से कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ लीवर से भी कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन होता है, तो इसमें इसका कितना रोल होता है और क्या लीवर को हेल्दी रखने के लिए भी कुछ अलग से प्रयास करना चाहिए? तो आपके दो सवाल हैं कि जिनको हार्ट का बीमारी है उनको कोलेस्ट्रॉल वाला दवाई खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, या केवल वो डाइट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो कोई भी डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस जिसके अंदर आप फ्री फैटी एसिड्स या सैचुरेटेड फैट कम करते हैं, खासतौर से घी वगैरह, ये तो भी आप केवल 10% या 8 से 10% कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं। तो लीवर से जो कोलेस्ट्रॉल लगातार बन रहा है उसको आप डाइट से नहीं कम कर पाएंगे। तो इसलिए यदि जिनको हार्ट का बीमारी हुआ है या ऐसे मरीज जिनको डायबिटीज़ है, क्योंकि उनको हार्ट का बीमारी होने की ज़्यादा संभावना है, तो डाइट के रेस्ट्रिक्शन के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल का दवाई जो स्टैटिन वाला गोली होता है वो अवश्य खाएं। तो उसमें किसी भी तरह का कोई चांस नहीं लें, क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखें कि स्टैटिन की वजह से सडन डेथ रुकती है। ये जो मैंने आपको बताया 4-5 जो सेलिब्रिटीज़ का डेथ, जिनका ये हार्ट का प्लाक रप्चर हुआ और डेथ हो गया, तो स्टैटिन नाम का दवाई जो है उस प्लाक को फिक्स कर देती है, उसको रप्चर होने से बचाती है। तो इसलिए इस कन्फ्यूज़न में बिल्कुल नहीं रहें कि हम डाइट से कम कर सकते हैं। डाइट से कम होता है, डाइट से केवल 8 से 10% आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है। और मैंने आपको बताया कि आपका टारगेट एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको घटा के 40 लेके आना है। तो 40 आप बिना दवाई के ला ही नहीं सकते, इसलिए दवाई अवश्य लें ताकि आप बच सकें। बहुत